हेलो दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना। इस कहानी को कुछ मेरे व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने पहले ही बताकर इस कहानी को स्टार्ट किया था कि ये कंप्लीट नहीं है और आज फ़िलहाल इसका ये आखिरी वीडियो है। अगर आगे भी इसके एपिसोड्स आते हैं तो मैं अपलोड कर दूंगा, पर इसमें टाइम काफ़ी लगने वाला, यानी शायद 1 महीने में 2 वीडियो। चंद्रपुर साम्राज्य की सीमाओं पर सुबह हो रही है, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट से नहीं बल्कि एक जागती हुई सेना की आवाज़ से। विशाल मैदानों में एक एक करके तंबू लगने लगते हैं, ठंडी हवा में उनका कपड़ा फड़फड़ा रहा है। सुरंग राज्य, झालावाड़ जिला, कीर्ति राज्य और चंद्रपुर के झंडे जमीन में मजबूती से गड़े हुए ऊंचे खड़े हैं, रंग आने वाले युद्ध के लिए किए गए वादों की तरह फड़फड़ा रहे हैं। सैनिक मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग कतारों में मार्च कर रहे हैं, उनके जूते जमीन पर एकदम सही ताल में पड़ रहे हैं। दूसरे छोटे छोटे समूहों में बैठे हैं, कवच का निरीक्षण कर रहे हैं, धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, पट्टियां कस रहे हैं, अराजकता से पहले की शांति। तंबुओं के किनारों पर नए तंबू लगाए जा रहे हैं, कड़ी मेहनत करने वाले हाथों से रस्सियां कसी जा रही हैं। योद्धा तलवारों और भालों से अभ्यास कर रहे हैं, उगते सूरज की रोशनी में धातु चमक रही है। तीरंदाज दूर तक तीर चला रहे हैं, हर तीर सुबह की हवा को चीरता हुआ जा रहा है। हाथियों को प्रशिक्षण दी जा रही है और शांत किया जा रहा है, उनके विशाल शरीर स्थिर और प्रभावशाली हैं। घोड़ों को खाना खिलाया जा रहा है और उनकी मालिश की जा रही है, वे बेचैनी से फुफकार रहे हैं, उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। तोपें, आग के वे जानवर ध्यान से लगाई जा रही हैं, उनके मुंह किस्मत की ओर हैं। हर जगह तैयारी, हर जगह पक्का इरादा। यह कोई आम सुबह नहीं है, यह एक ऐसे युद्ध की सुबह है जो राज्यों का भाग्य तय करेगा। और इस जमीन पर हर आदमी, हर जानवर, हर हथियार यह जानता है, लड़ाई आने वाली है। जगह राजमहल, शाही महल में आज सुबह एक अलग ही तरह की शक्ति थी। दीवारों के बाहर सेनाएं युद्ध की तैयारी कर रही थीं और उनके अंदर एक अलग तरह की युद्ध की तैयारी हो रही थी। खुले प्रशिक्षण आंगन में रानी माया मजबूती से खड़ी थी, हाथ में तलवार सीधा, आंखों में आदेश की तेजी। उनके सामने रानी भवानी, रानी नंदिनी, महारानी पद्मा, मीना और महल की कई दासियां खड़ी थीं। उनके रेशमी कपड़ों की जगह प्रशिक्षण के कपड़े थे, उनके डर की जगह पक्का इरादा था। रानी माया एक अनुभवी योद्धा की तरह उनके बीच घूम रही थी, वार दिखा रही थी, सभी के वर को ठीक कर रही थी, पकड़ मजबूत कर रही थी। तलवारें तलवारों से टकरा रही थीं, पहले अजीब तरह से, फिर ज्यादा स्थिर, ज्यादा मजबूत। जिन हाथों ने कभी सिर्फ प्रार्थना और सजावट सीखी थी, अब वे संतुलन, बचाव और हमला सीख रहे थे। रानी भवानी ने माथे से पसीना पोंछा, आंखें लक्ष्य से जल रही थीं। महारानी पद्मा ने पीछे हटने से मना कर दिया। मीना हर हरकत को ध्यान से देख रही थी, जबड़ा पक्के इरादे से कसा हुआ था। और नंदिनी चुपचाप, तेज, माया की तेजी का मुकाबला हर वार में कर रही थी। ये सिर्फ अभ्यास नहीं थी, ये तैयारी थी। रानी माया की पैनी नज़र में ये औरतें अब सिर्फ रानियां, दासियां या साथी नहीं थीं, वे योद्धा बन रही थीं। जगह रणनीति कक्ष महल, मेज पर नक्शे फैले हुए थे, शाही सटीकता से चल रहे थे। अर्जुना साफ आदेश देते हुए, अगर योजना सही हुई तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। उनके चारों ओर महाराजा वीरेंद्र, राजा अजय राठौर, राजकुमार रुद्र, नूर, राजकुमार प्रताप, राजकुमार धनुष, भोला, ब्रह्मा, राजा क्षेत्र और मुख्यमंत्री रवि प्रजापति खड़े थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, तैयारी कर रहे थे। बाहर तलवारों को प्रशिक्षण दी जा रही थी, अंदर दिमाग तेज किए जा रहे थे। और ठीक उसी समय जब युद्ध का बोझ हवा में सबसे ज्यादा महसूस हो रहा था, किस्मत चुपचाप दरवाजे पर आ गई। एक रथ शाही महल के सामने रुका, उससे एक ऐसी शख्सियत उतरी जो उम्र, ज्ञान और अधिकार से भरी थी, देवराज गुरुकुल के महागुरु शिवा। उसी समय अर्जुना रणनीति वाले कमरे से बाहर निकला, उसके दिमाग में अभी भी नक्शे, सेना की बनावट और खून से लिखे भविष्य गूंज रहे थे। जैसे ही वह अपने कमरों की ओर बढ़ा, एक सैनिक तेजी से उसकी ओर आया और झुककर प्रणाम किया। सैनिक आदरपूर्वक, सतर्क, राजकुमार की जय हो, देवराज गुरुकुल के महागुरु शिव आपसे मिलने आए हैं। अर्जुना रुक गया, एक पल के लिए महल का शोर कम हो गया, हथियारों की खनक, युद्ध की फुसफुसाहट, जल्दबाजी की भागदौड़। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, एक योद्धा की मुस्कान नहीं बल्कि एक शिष्य की। जगह महल में बगीचा, महल के बगीचे में तेज कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही अर्जुना आगे भागा, वह अपना कवच भूल गया। जैसे ही उसने पेड़ों के नीचे एक जानी पहचानी आकृति को देखा, उसका दिल हल्का हो गया। अर्जुना खुश, लगभग बच्चे जैसा। गुरुदेव। महागुरु शिवा उसकी ओर मुड़े, उनके शांत चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। महागुरु शिवा नर्म, प्यार से अर्जुना। अर्जुना और करीब आया, उसकी आंखें सम्मान और राहत से चमक रही थीं। अर्जुना, गुरुदेव आप यहाँ हैं। महागुरु शिवा ने धीरे से सिर हिलाया, उनकी नज़र महल के मैदान पर घूमी, हवा में तनाव को महसूस करते हुए। महागुरु शिवा, आज मुझे पास के एक राज्य में कुछ काम था, मैंने सोचा कि रुककर तुमसे मिल लूं। थोड़ा रुककर मैंने सीमा पर बहुत सारे सैनिक तैनात देखे,
अब उन्होंने सीधे अर्जुना की ओर देखा, उनकी आवाज़ शांत लेकिन गंभीर थी। महागुरु शिवा, क्या दुश्मन करीब आ गया है? अर्जुना की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसका चेहरा दृढ़ पक्का हो गया, एक योद्धा का चेहरा जो एक साम्राज्य का बोझ उठा रहा था। अर्जुना शांत दृढ़, हाँ। जगह महल के मंदिर के पास। महल के मंदिर के पास पुराने पेड़ के नीचे दुनिया शांत लग रही थी, जैसे हवा को भी पता था कि कुछ बदलने वाला है। नूर ठंडी पत्थर की जमीन पर अकेला बैठा था, अपने जाने पहचाने काले कपड़ों में। उसके लंबे बाल कंधों पर खुले थे, हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। उसके हाथों में उसकी तलवार थी, ध्यान से पकड़ी हुई, ध्यान से देखी हुई। उसकी आंखें हथियार के हर इंच पर घूम रही थीं, तेज और केंद्रित, लेकिन उसका मन कहीं और बहुत दूर था। नूर सोचते हुए, शांत लेकिन बोझिल, मुझे ये सब खत्म करके जल्दी से यहाँ से दूर अपने घर लौटना होगा। वह रुका, अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत की। नूर, अंदर की आवाज़ भारी, सकराल से लड़ना मौत से लड़ने जैसा है। मुझे यकीन है कि अर्जुना उसे जरूर हरा देगा, पर उसके लिए उसे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। हवा का झोंका नूर के चेहरे से टकराया, ठंडा और अचानक। कुछ बदला, नूर का चेहरा बदल गया, उसका जबड़ा कस गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये कल्पना नहीं थी, ये सहज ज्ञान था, एक मौजूदगी। हवा में एक गड़बड़ी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, कानों से नहीं सुन रहा था, बल्कि किसी बहुत गहरी चीज से सुन रहा था। फिर हवा से थोड़ी ही तेज आवाज में, नर्म लेकिन चेतावनी से भरी। नूर फुसफुसाते हुए, वे आ गए हैं। पत्ते कांपे, दूर मंदिर की घंटियां हल्की हल्की बजीं। नूर ने जो भी महसूस किया था, तूफान आखिरकार चंद्रपुर के पास पहुंच गया था। जगह अर्जुना का कमरा। अर्जुना के कमरे के अंदर युद्ध का शोर दूर लग रहा था, लगभग अवास्तविक। सूरज की रोशनी खिड़कियों से धीरे धीरे छनकर आ रही थी, जिससे कमरा एक शांत चमक से नहाया हुआ था, जो राज्य की सीमाओं के बाहर जमा हो रहे तूफान के बिल्कुल उलट था। महागुरु शिवा बिस्तर के पास खड़े थे, अर्जुना के जुड़वां बेटों को धीरे से अपनी बाहों में लिए हुए थे। उनका स्पर्श सावधानी भरा, सम्मानजनक था, जैसे कोई ऋषि खुद भविष्य को पकड़े हुए हो। महागुरु शिवा मुस्कुराते हुए, प्यार से, कितने सुंदर राजकुमार हैं। ये सच में तुम्हारे जैसे दिखते हैं। अर्जुना रुकते हैं, उनके चेहरों को देखते हुए, मुझे बताओ इनके नाम क्या हैं? अर्जुना पास आया, अपने बच्चों को देखकर उसकी आंखें नर्म हो गईं। अर्जुना गर्व से, कोमलता से, बड़े वाले के माथे के दाहिनी ओर छोटा सा तिल है, उसका नाम विक्रम है, और उसका छोटा भाई आदित्य है। महागुरु शिवा ने धीरे से सिर हिलाया, खुश होकर। महागुरु शिवा संतुष्ट, सहमति से, जुड़वां बच्चे बहुत बड़ा आशीर्वाद होते हैं। मुस्कुराते हैं, और कितने शक्तिशाली नाम हैं, विक्रम और आदित्य। उन्होंने शिशुओं को एक बार फिर देखा, उनकी आवाज़ विचारशील हो गई। महागुरु शिवा, ये सच में उनका सौभाग्य है कि उनके पिता एक महान योद्धा हैं। इसके बाद पूरी सावधानी से महागुरु शिव ने दोनों शिशुओं को वापस बिस्तर पर लिटा दिया। बच्चे हल्के से हिले, फिर शांत हो गए, उस भाग्य से भरी दुनिया से अनजान जो उनका इंतजार कर रही थी। महागुरु शिवा सीधे खड़े हुए और अर्जुन की ओर मुड़े, उनका भाव स्नेह से बदलकर शांत गंभीरता में बदल गया। महागुरु शिवा दृढ़, विचारशील, जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं, तो उन्हें देवराज गुरुकुल भेजना। मैं उन्हें खुद प्रशिक्षित करूंगा और उन्हें महान योद्धा बनाऊंगा। एक छोटा सा ठहराव। महागुरु शिवा जानकार लहजे में, देखते हैं उनमें से कौन तुम्हारा सच्चा उत्तराधिकारी बनेगा। शब्द गूंजते रहे, एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि जोर से बोले गए भाग्य के रूप में। फिर महागुरु शिवा ने सीधे अर्जुन की आंखों में देखा। महागुरु शिवा, तो क्या तुमने उसे रोकने की कोई योजना बनाई है? अर्जुना का चेहरा सख्त हो गया, कोमलता की जगह दृढ़ संकल्प ने ले ली। अर्जुना शांत दृढ़, हाँ, सभी को उनके काम सौंप दिए गए हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो हम जीत जाएंगे। वह एक पल के लिए रुका, बस एक पल के लिए। अर्जुना धीमी दृढ़ आवाज में, लेकिन असली लड़ाई मेरी होगी। मुझे सकराल का सामना अकेले करना होगा। महागुरु शिवा ने उसे देखा, अब सच में उसे देखा। गुरुकुल के बच्चे के तौर पर नहीं, राजकुमार के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा के तौर पर जो विनाश के कगार पर खड़ा था। महागुरु शिवा चिंतित, दृढ़, अकेले। लेकिन क्यों? अर्जुना, अगर सब मिलकर सकराल से लड़ेंगे तो उसे हराना कहीं ज्यादा आसान होगा। अर्जुना की आंखें सख्त हो गईं, घमंड से नहीं, बल्कि दर्द, हार और जिंदा रहने से बनी निश्चितता से। उसने अपनी पीठ सीधी की। अर्जुना शांत, अडिग नहीं, सिर्फ मैं ही उसे हरा सकता हूँ। एक ठहराव। अर्जुना, जब मैं सकराल से लड़ूं तो मुझे अपने पास कोई नहीं चाहिए। महागुरु शिवा की भौहें तन गईं। अर्जुना आवाज़ धीमी होते हुए, तीव्र, पिछली बार मैं उसकी चालें नहीं समझ पाया था, मैंने उसकी ताकत को कम आंका था। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी कसी। अर्जुना, लेकिन इस बार मैं तैयार हूँ। हवा में कंपन महसूस हुआ। जैसे ही अर्जुना ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी मौजूदगी भारी, गहरी और ज्यादा गंभीर हो गई। अर्जुना नियंत्रित गुस्सा, अब वे देखेंगे कि क्या होता है जब महाकाल का तांडव शुरू होता है।
उसकी आंखें जल रही थीं, गुस्से से नहीं बल्कि मकसद से। अर्जुना आखिरी, डरावना, वे विनाश चाहते हैं तो मैं उन्हें दिखाऊंगा विनाश क्या होती है। गलियारे में भारी कदमों की आवाज़ गूंजी, जिसके बाद सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे एक आदमी की तेज हौंफने की आवाज़ आई। एक सैनिक दरवाजे पर खड़ा था, उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, आंखें डर से फटी हुई थीं। सैनिक, सांस फूल रही है, बेचैन। राजकुमार अर्जुना, जल्दी आइए। अर्जुना और महागुरु शिवा ने एक दूसरे को तेजी से चौकन्नी नज़र से देखा। बिना कुछ कहे वे आगे बढ़े। कुछ ही देर बाद वे महल के सामने वाले आंगन में पहुंचे। दिन की हवा में मशालें टिमटिमा रही थीं। सैनिक तनाव में खड़े थे, आपस में फुसफुसा रहे थे। एक सैनिक बाकी सबसे अलग खड़ा था, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, हाथ कांप रहे थे। अर्जुना आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ मजबूत लेकिन शांत थी। अर्जुना आदेश देते हुए, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? सैनिक के शब्द हवा में मौत की सज़ा की तरह लटक गए। सैनिक, आवाज़ कांप रही थी, सांस फूल रही थी। सक्राल की सेना हमारे किनारों तक पहुंच गई है। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। महल के आंगन में एक ठंडक दौड़ गई, चेहरे सख्त हो गए, दिल जोर से धड़कने लगे। यह कोई अफवाह नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं, अब कोई दूर का खतरा नहीं था। सक्राल आ गया था। वहां खड़े हर इंसान की आत्मा में डर चुपचाप घुस गया। सिपाही, नौकर, मंत्री, हर किसी ने इसे महसूस किया। हर किसी ने, सिवाय एक के। अर्जुना हिला नहीं, उसकी आंखें बड़ी नहीं हुईं, उसकी सांस नहीं अटकी। वह आने वाले तूफान का सामना करते हुए पहाड़ की तरह खड़ा था, अडिग, बिना हिले। उसके बगल में महागुरु शिवा ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह उस चीज़ को मान रहे हों जो किस्मत ने पहले ही तय कर दी थी। ये वही पल था जिसके लिए वे तैयारी कर रहे थे। वह पल जिसके बारे में भविष्यवाणियां फुसफुसा रही थीं। वह पल जब इंतजार खत्म हुआ और युद्ध शुरू हुआ। समय आ गया था। चंद्रपुर साम्राज्य के तट पर सुबह हुई, लेकिन यह अपने साथ कोई शांति नहीं लाए। समुद्र जोर से दहाड़ रहा था, जैसे कि विशाल युद्धपोत लहरों को चीरते हुए किनारे से टकराए। एक एक करके उनके लंगर गिराए गए और युद्ध जमीन पर फैल गया। सैनिकों की भीड़ उतरने लगी। तनी हुई कमान वाले तीरंदाज, निर्दयी गठन में मार्च करती पैदल सेना, बेचैन घोड़ों का नेतृत्व करती घुड़सवार सेना। तोपें आगे खींची जा रही थीं, उनके लोहे के मुंह राज्य की ओर खुले हुए थे। कई जहाज़ों से हरे और काले कवच पहने सैनिक निकले, उनके हाव भाव अनुशासित थे, उनके चेहरे खून खराबे से सख्त हो गए थे। फिर कुछ और भी ज्यादा डरावना, पास के जहाज़ों से काले कपड़े पहने सैनिक लोहे के पिंजरों से बाहर निकले। उनकी आंखें जंगली थीं, उनके शरीर दुबले पतले, लगभग भूखे थे। वे मारने के लिए बेताब जानवरों की तरह आगे बढ़े, लेकिन दूसरे सैनिकों द्वारा कसकर पकड़ी गई जंजीरों से उन्हें वापस खींच लिया गया। वे सैनिक नहीं थे, वे हथियार थे। उनके पीछे आदमी खाना, तंबू, घेराबंदी के औजार और युद्ध का सामान उतार रहे थे, लड़ने के लिए ही नहीं बल्कि कब्जा करने और नष्ट करने के लिए ज़रूरी सब कुछ। इन सब के ऊपर सबसे बड़े जहाज के डेक पर बादशाह सक्राल खान खड़ा था। हरे कवच पहने हुए वह चुपचाप देख रहे थे। उनकी विशाल सेना एक काली लहर की तरह किनारे पर फैल रही थी। उनकी नज़र में न तो गर्व था और न ही दया, सिर्फ कब्जा। तभी नबी मोहम्मद कवच पहने और युद्ध के लिए तैयार उनके पास आया और थोड़ा झुका। नबी मोहम्मद आत्मविश्वासी, सटीक बादशाह, तख्श के मुताबिक हम उनके सल्तनत में पहुंचे चुके हैं। सक्राल खान की नज़रें किनारे से नहीं हटीं। हवा उसके हरे कवच को ऐसे खींच रही थी जैसे ज़मीन को खुद पता चल गया हो कि क्या होने वाला है। सक्राल खान ठंडा, पक्का इरादा, आखिरकार वह पला ही गया। थोड़ा मुड़ता है, सबको कह दो कि उनके सल्तनत के सीमा के पास तंबू लगा लें, हम कल सुबह हमला करेंगे। नबी मोहम्मद ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। नबी मोहम्मद आज्ञाकारी, जो हुक्म बादशाह। देख पर अकेले बचे। सक्राल खान ने धीरे से सांस छोड़ी, राहत में नहीं बल्कि इंतजार में। उसके नीचे समुद्र दहाड़ रहा था, सामने चंद्रपुर की जमीन थी। सक्राल खान धीमी आवाज में, लगभग फुसफुसाते हुए, मैं आ रहा हूँ। महाकाल, जगह राजमहल। शाही महल के अंदर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। एक शांत कमरे में अर्जुना एक लकड़ी की कुर्सी पर अकेला बैठा था। उसने काले रंग का कवच पहना हुआ था, उसका मन तलवार से भी भारी यादों में खोया हुआ था। उसके सामने एक सादी मेज पर एक लाल कपड़ा पड़ा था। कमरा अतीत की यादों से भरा हुआ लग रहा था। अर्जुना के विचार बहुत पहले के समय में चले गए, उस दिन जब वह सिर्फ 10 साल का था, महाराजा वीरेंद्र के सामने खड़ा था, अपनी उम्र से कहीं बड़ा वादा कर रहा था। राज्य की रक्षा करने का वादा, उसकी ढाल बनने का वादा। उसकी आंखें धीरे धीरे वर्तमान में लौटी, उसके सामने चुपचाप पड़े लाल कपड़े पर। वह कपड़ा जिसने अनगिनत बार उसका चेहरा छिपाया था, जिसने उसे एक प्रतीक बना दिया था, एक परछाई, डर से फुसफुसाया जाने वाला एक नाम, महाकाल। अर्जुना खड़ा हो गया। मेज की ओर हर कदम सोच समझकर उठाया गया था।
उसने लाल कपड़ा उठाया, अपने हाथों में उसका जाना पहचाना वजन महसूस किया। अर्जुना नर्म, दृढ़, शायद अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वह रुका, उसकी आवाज़ कृतज्ञता से भरी हुई थी। अर्जुना धन्यवाद, दिल की गहराइयों से, इतने समय तक मेरी पहचान छिपाने में मदद करने के लिए। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुझे अब खुद को छिपाने की ज़रूरत है। उसकी पकड़ थोड़ी और मजबूत हो गई। अर्जुना दृढ़, स्पष्ट, अपने राज्य को बचाने के लिए मुझे इस लड़ाई में महाकाल के रूप में नहीं बल्कि अर्जुना के रूप में उतरना होगा। उसने लाल कपड़ा वापस मेज पर रख दिया, अस्वीकार करने के लिए नहीं बल्कि सम्मान से। फिर पीछे मुड़े बिना अर्जुना मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। जगह पास ही का मैदान। महल की दीवारों के बाहर चारों ओर अफरा तफरी मची थी। पत्थरों पर जूतों की आवाज़ गूंज रही थी। हथियार टकरा रहे थे। सैनिक बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे। उनके चेहरे गंभीर थे, उनके हथियार तैयार थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने भी अपनी सांस रोक ली हो। जगह राजदरबार। शाही दरबार के अंदर मंत्री आपस में फुसफुसा रहे थे, आधे डर में, आधे अविश्वास में। युद्ध अब दूर की बात नहीं थी। दरबार के बीच में महाराज वीरेंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे, शांत, स्थिर, अटल। उनके बगल में राजकुमार रुद्र और राजा अजय राठौर खड़े थे, चौकस, चुप। धीरे धीरे महाराज वीरेंद्र ने अपना हाथ उठाया। फुसफुसाहट तुरंत बंद हो गई। खामोशी तलवार की तरह छा गई। थोड़ी देर रुकने के बाद एक मंत्री हिचकिचाते हुए उठा। श्याम घबराया हुआ, सावधान महाराज, क्या ये सच है कि? सवाल पूरा होने से पहले ही महाराज वीरेंद्र दृढ़, अंतिम हाँ। उस एक शब्द ने दरबार पर किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा गहरा असर किया। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई आश्वासन नहीं, बस सच। डर मंत्रियों के चेहरों पर एक गहरे साए की तरह फैल गया। कुछ ने मुश्किल से घूंट निगला, कुछ ने अपनी आंखें नीचे कर लीं, कुछ ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। वे सब अब समझ गए थे, युद्ध शुरू हो गया था। तभी शाही दरबार के अंदर की गहरी चुप्पी तेज कदमों की आवाज से टूट गई। एक सैनिक अंदर भागा आया, कवच खड़क रहा था, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वह सिंहासन के सामने एक घुटने पर बैठ गया। सैनिक घबराया हुआ, महाराज की जय हो। एक बुरी खबर है। दरबार के लोग अपने आप आगे झुक गए। सैनिक, दुश्मन की सेना अपने जहाजों से उतर गई है। उनकी टुकड़ियों ने हमारी सीमा के पास अपना तंबू लगाना शुरू कर दिया है। थोड़ा रुककर उनकी हरकतों से लगता है वे कल सुबह हमला करेंगे। डर की एक लहर पूरे दरबार में फैल गई। फुसफुसाहट शुरू हो गई। घबराई हुई आवाजें एक दूसरे से टकरा रही थीं, अनिश्चित, सहमी हुई। सैनिक हिचकिचाया, उसका गला सूख गया था। सैनिक हिचकिचाते हुए, डरा हुआ, कुछ और भी है महाराज। उसने गहरी सांस ली, जैसे हिम्मत जुटा रहा हो। सैनिक धीमी, भारी आवाज में, उनकी सेना बहुत बड़ी है। ये शब्द एक झटके की तरह लगे। बातचीत तुरंत बंद हो गई। चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ मंत्री जहां खड़े थे वहीं जम गए, दूसरे चुपचाप डर से अपने कपड़े कसकर पकड़ लिए। अब ये सवाल नहीं था कि वे लड़ेंगे या नहीं, बल्कि यह था कि जो आने वाला था उससे वे बच पाएंगे या नहीं। तूफान सिर्फ पास नहीं था, वह बहुत बड़ा था। जगह महल के बाहर। महल के दरवाजे चौड़े खुल गए। एक एक करके रथ आगे बढ़े, उनके पहिए पत्थरों से रगड़ खा रहे थे, जैसे किस्मत उन्हें सीमा की ओर खींच रही हो। अपने अपने रथों में सेनापति भानुराज, रानी माया, राजकुमार धनुष, राजकुमार प्रताप और राजा क्षेत्र बैठे थे। हर कोई न सिर्फ लोहे के कवच में बल्कि पक्के इरादे में भी ढका हुआ था। उनके बगल में भोला सवार था, चुपचाप, चौकन्ना, आंखें सामने टिकी हुई थीं। जुलूस एक ही ताकत की तरह आगे बढ़ा, महल की दीवारों की सुरक्षा को पीछे छोड़कर। कोई भाषण नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। ये गौरव के लिए मार्च नहीं था, यह मोर्चा संभालने के लिए मार्च था। आगे सीमा थी और उसके पार एक ऐसी सेना थी जो राज्यों को निगल सकती थी। उनके पीछे चंद्रपुर देख रहा था, उनके आगे युद्ध इंतजार कर रहा था। जगह अर्जुना का कमरा। मार्च करते रथों के शोर और टकराते हथियारों की खनखनाहट से दूर अर्जुना अपने गुरु के सामने खड़ा था। उसकी आवाज़ पक्की थी लेकिन सम्मान से भरी हुई थी। अर्जुना गंभीर, चिंतित, मेरे हिसाब से आपको अभी इस राज्य से निकल जाना होगा गुरुदेव। लड़ाई कल शुरू होगी, इससे पहले लड़ाई शुरू हो आप यहाँ से चले जाइए। महागुरु शिवा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने अर्जुना को देखा, एक योद्धा की तरह नहीं जो दूसरे से बात कर रहा हो, बल्कि एक शिक्षक की तरह जो अपने शिष्य को देख रहा हो। महागुरु शिवा शांत, अटल नहीं। अर्जुना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अर्जुना क्या, लेकिन क्यों? महागुरु शिवा की आवाज़ स्थिर रही, फिर भी उसमें शांत दृढ़ संकल्प था। महागुरु शिवा, मैं भी इस लड़ाई में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ अर्जुना। मैं अपने शिष्य को इस दुविधा में छोड़कर भागना नहीं चाहता। अर्जुना का सब्र आखिरकार टूट गया। अर्जुना गुस्से में, बचाने वाले अंदाज में, क्या? नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप इस माहौल में यहाँ रहो। इसीलिए तो, इससे पहले कि शब्द पूरी तरह उसके मुंह से निकलते, महागुरु शिवा मजबूत आवाज में बीच में रोकते हुए, बस करो।
महागुरु शिवा की आवाज़ में अधिकार था, लेकिन वह पक्का था। वह अर्जुना के करीब आए, उनकी आंखें स्थिर, बिना हिले डुले थीं। महागुरु शिवा शांत, पक्के इरादे से, तुम इसे जिद कह सकते हो, लेकिन यह मेरा फैसला है। अर्जुना चुप हो गया। महागुरु शिवा ने धीरे से अर्जुना के कंधे पर हाथ रखा, वही हाथ जिसने बचपन में उसे रास्ता दिखाया था, वही हाथ जिसने उसके खड़े होने का तरीका, उसकी सांस, उसके डर को ठीक किया था। महागुरु शिवा नर्म दिल से, तुमने मेरी कई बार मदद की है अर्जुना। तुमने मुझे एक से ज्यादा बार मौत से बचाया है, तुमने मुझे काल से बचाया। थोड़ा रुकने के बाद, महागुरु शिवा, अब मेरी बारी है। उनकी पकड़ थोड़ी सी मजबूत हुई, आदेश देने के लिए नहीं, बल्कि भरोसा दिलाने के लिए। महागुरु शिवा शांत, ताकत, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, अपने तरीके से। अर्जुना एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों से गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह समझदारी आ गई। उसने गहरी सांस ली, धीरे धीरे, शांत में, जैसे वह सिर्फ एक फैसले को नहीं, बल्कि किस्मत को ही तौल रहा हो। गुरु और शिष्य के बीच सन्नाटा छा गया। फिर अर्जुना आखिरकार बोला, अर्जुना शांत, पक्का इरादा, ठीक है, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं गुरुदेव, तो मेरे पास आपके लिए एक काम है। जब से यह बातचीत शुरू हुई थी, पहली बार महागुरु शिवा के कंधे ढीले पड़े। उन्होंने गहरी सांस छोड़ी, राहत की एक शांत आह। इसलिए नहीं कि खतरा टल गया था, बल्कि इसलिए कि अब उनसे किनारे खड़े रहने के लिए नहीं कहा जा रहा था। जगह एक अनजान कमरा। महल के दूसरे कमरे में डर चुपचाप इकट्ठा हो रहा था, शोर की तरह नहीं, बल्कि खामोशी की तरह। रानी नंदिनी और भवानी एक साथ खड़ी थीं, दोनों ने एक एक छोटे राजकुमार को अपने सीने से लगाया हुआ था। पास में महारानी पद्मा, कल्याणी, मीना, महल की दासियां और मंत्रियों की पत्नियां थीं। हर चेहरे पर वही सवाल था, हर धड़कन में वही डर था। तभी दरवाजे पर कदमों की आवाज़ गूंजी। नूर काले कपड़े पहने कमरे में आया, उसकी मौजूदगी अचानक और बेचैन करने वाली थी। औरतों के बीच डर की एक हल्की लहर दौड़ गई। नंदिनी तुरंत आगे बढ़ी। नंदिनी चिंतित, पूछते हुए, क्या हुआ नूर? हमने सुना है कि दुश्मन की सेना हमारी सीमाओं तक पहुंच गई है। नूर ने शांति से उनकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ पक्का यकीन था। नूर स्थिर, भरोसा दिलाते हुए, हाँ रानी नंदिनी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। एक ठहराव, सोचा समझा, जानबूझकर। नूर, लड़ाई कल शुरू होगी। कुछ औरतों ने अपनी सांस रोक ली। नूर समझाते हुए, आत्मविश्वास से, मैं सकराल की हर चाल जानता हूँ। वह आज रात सीमा पर डेरा डालेगा, दुश्मन को बेचैन और परेशान रखने के लिए। फिर वह सुबह हमला करेगा। उसने कमरे में चारों ओर देखा, उसकी आवाज़ मजबूत थी। नूर, तो सब डरिए मत, हम यहाँ हैं, आप हमारी सुरक्षा में हैं। तनाव थोड़ा कम हुआ। नंदिनी की अपने बच्चे पर पकड़ थोड़ी ढीली हुई। भवानी ने धीरे से सांस छोड़ी। औरतों ने राहत भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। जगह राज्य का सीमा। राज्य की सीमा के ठीक किनारे जमीन युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। सैनिकों की कतारें अनुशासन में चुपचाप इंतजार कर रही थीं। पैदल सैनिक भाले पकड़े हुए, तीरंदाजा धनुष तैयार करके सीधे खड़े थे। घोड़े जमीन पर पैर पटक रहे थे। हाथी शांत और प्रभावशाली थे, और तोपें आग के सोते हुए जानवरों की तरह कतारों में लगे थे। महल के रास्ते से रथ आए और रुक गए। सेनापति भानुराज, रानी माया, राजकुमार धनुष, राजकुमार प्रताप, राजा क्षेत्र और भोला मोर्चे पर पहुंच गए थे। एक एक करके वे नीचे उतरे। कवच खनके, जूते जमीन पर पड़े। आंखों ने क्षितिज को देखा। तभी एक सैनिक तेजी से उनकी ओर आया और उन्हें कहने लगा। सैनिक सम्मानपूर्वक, जल्दबाजी में, सेनापति जी की जय हो। रानी माया पूरे कवच में सेनापति भानुराज के बगल में आगे बढ़ी। उनकी चाल तेज थी, उनके चेहरे पर पैनी नजर थी। सैनिक उनके साथ साथ चलता रहा, उनकी जल्दबाजी से कदम मिलाते हुए। सेनापति भानुराज धीमे नहीं हुए। सेनापति भानुराज तेज, आदेश देते हुए, यह अभिवादन का समय नहीं है। मुझे बताओ, दुश्मन की सेना अब क्या कर रही है? सैनिक साफ, जरूरी जी, सेनापति जी, मैं ठीक यही कहने वाला था। दूरबीन से मैंने दुश्मन की सेना को हमारी सीमा से थोड़ी दूरी पर तंबू लगाते देखा। लगता है वे आज रात वहीं रहेंगे और कल सुबह हमला करेंगे। रानी माया ने अपनी आंखें छोटी की। वह पहले से ही हिसाब लगा रही थीं। माया, मजबूत, निर्णायक, इसका मतलब है कि हमारे पास अभी भी पूरा एक दिन है और हम इस एक दिन का पूरा इस्तेमाल करेंगे। सेनापति भानुराज रुक गए। वह तेजी से मुड़े, उनसे अधिकार झलक रहा था। सेनापति भानुराज आदेश देते हुए, तो ध्यान से सुनो। उन्होंने सीधे सैनिक की ओर देखा। सेनापति भानुराज, जाओ और हर सेना के मुख्य सैनिकों को सूचित करो, तीरंदाजों, अपने धनुष और तीर तैयार रखो। भाला चलाने वालों, अपने भाले तैयार करो। तोपखाने की सेनाएं, तोपें तैयार रखो। थोड़ा रुककर, सेनापति भानुराज, कल हम लड़ेंगे। सैनिक सलाम करते हुए, जी सेनापति। सैनिक मुड़ा और भागा। उसके कदमों की आवाज़ पूरे मैदान में गूंज रही थी। जैसे ही सेना में आदेश फैलने लगे, धनुषों की जांच की गई।
भालों को तेज किया गया, तोपों को तैयार किया गया। आगे की रात तनाव भरी होगी, लेकिन सुबह तक चंद्रपुर तूफान का जवाब देने के लिए तैयार होगा। जगह राजमहल स्वास्थ्य कक्ष। शाही महल के स्वास्थ्य कक्ष में हवा में औषधीय जड़ी बूटियों की तेज मिट्टी जैसी खुशबू फैली हुई थी। दीवारों के किनारे बड़े बड़े बंडल रखे थे, पत्तियां, जड़ें, हर एक मौत के खिलाफ एक खामोश हथियार था। वैद्य प्रकाश तेजी से काम कर रहे थे, उनके हाथ अनुभवी थे, हरकतें सटीक थीं। उनके बगल में अनन्या, ब्रह्मा, जानकी और कई दास ध्यान से और तेजी से जड़ी बूटियों को छांट रहे थे, बांध रहे थे और पोटली में रख रहे थे। युद्ध में तलवारें लड़ाइयों का फैसला करती हैं, लेकिन दवाएं जिंदगी का फैसला करती हैं। बैलगाड़ियां बाहर तैयार खड़ी थीं। एक एक करके उन्हें भारी सामान से लादा गया और राज्य की सीमा की ओर भेजा गया, जो घायल होने वालों के लिए उम्मीद लेकर जा रही थीं। इस अफरा तफरी के बीच अनन्या रुकी। उसने ब्रह्मा की ओर देखा, उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। अनन्या शांत, चिंतित, भैया क्या ये सच है कि दुश्मन सेना सीमा तक पहुंच गई है? ब्रह्मा अपने काम में रुक गए। कवच का वजन उनके कंधों पर था, जो हमेशा से ज्यादा भारी लग रहा था, लोहे की वजह से नहीं, बल्कि आगे आने वाली चीजों की वजह से। उन्होंने गहरी सांस ली। ब्रह्मा मजबूत, पक्के इरादे से, हाँ, इसीलिए हमें ये सारा सामान आज दोपहर तक सीमा पर भेजना होगा। मैंने सुना है कि लड़ाई कल सुबह शुरू होगी। उन्होंने अपने कवच की पट्टी कसी। ब्रह्मा, गांव के जो लड़के मेरे साथ आए थे, वे सब पहले ही सीमा के लिए निकल चुके हैं। बिना कुछ और कहे ब्रह्मा मुड़े, एक ही झटके में अपने घोड़े पर चढ़े और लगाम खींची। घोड़ा तेजी से आगे बढ़ा, उन्हें युद्ध की ओर ले जा रहा था। अनन्या वहीं खड़ी रही। उसने ब्रह्मा को दूर जाते हुए देखा। हर धड़कन के साथ उनकी आकृति छोटी होती जा रही थी, जब तक कि धूल और दूरी ने उन्हें निगल नहीं लिया। जगह चंद्रपुर का सीमा। चंद्रपुर की सीमा पर जमीन पर नियंत्रित जल्दबाजी का माहौल था। सैनिक मकसद के साथ आगे बढ़ रहे थे, हथियार ठीक कर रहे थे। हर आवाज में वजन था, हर हरकत का कोई मतलब था। सेनापति भानुराज रानी माया के साथ बात कर रहे थे। उनकी आवाजें धीमी थीं, लेकिन ध्यान केंद्रित था। आंखें लगातार क्षितिज को देख रही थीं। अचानक धनुष, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, उसने अपनी आंखें छोटी की। दूर घोड़े पर सवार एक अकेला आदमी धूल उड़ाता हुआ सीधे उनकी तरफ आ रहा था। धनुष तेज, चेतावनी देते हुए, कोई हमारी तरफ आ रहा है। बातचीत रुक गई। सबके सिर एक साथ मुड़े। सभी की आंखें पास आते हुए घुड़सवार पर टिकी थीं। एक दुश्मन की परछाई जो हर धड़कन के साथ साफ होती जा रही थी। जो भी संदेश वह लाया था, वह उनके लिए था। चंद्रपुर की सीमाओं से थोड़ी दूरी पर दुश्मन का तंबू जमीन पर एक जिंदा परछाई की तरह फैल गया था। एक के बाद एक तंबू लग रहे थे। हर हिस्सा अनुशासित, व्यवस्थित और खतरनाक था। तीरंदाजा अपने तंबू में बैठ गए, मशाल की रोशनी में धनुष की डोरियां देखा रहे थे। घुड़सवार टुकड़ियों ने बेचैन घोड़ों को बांध दिया। लोहे के कवच हल्के से चमक रहे थे। पैदल सेना चुपचाप तलवारें तेज कर रही थी। खून की प्यासी सेना पूरी तरह से काले कपड़ों में अपने भयानक तंबू के हिस्से में बैठी थी। उनकी आंखें खाली थीं, उनकी भूख मुश्किल से काबू में थी। पास ही जहर वाली सेना हरे कपड़ों में शीशियां संभाल रही थी और हथियारों पर जानलेवा सटीकता से जहर लगा रही थी। तंबुओं के बीच में एक बड़ा तंबू खड़ा था, ज्यादा भारी, पहरे वाला, तनाव से भरा हुआ। अंदर सकराल खान, करीम खान, तक्ष, रणजीत, राजा क्रांति ज्वाला, धम्मू और नबी मोहम्मद एक गोल घेरे में बैठे थे। उनके बीच नक्शे खुले पड़े थे। मशालें टिमटिमा रही थीं, उनके चेहरों पर अजीब परछाइयां पड़ रही थीं। पहले कोई नहीं बोला। फिर नबी मोहम्मद आत्मविश्वासी, हिसाब लगाने वाला, मेरे हिसाब से हमें आज रात हमला करना चाहिए। एक ठहराव, आंखें उठीं। नबी मोहम्मद, वे उम्मीद कर रहे हैं कि हम कल सुबह लड़ेंगे। अगर हम आज रात हमला करते हैं तो हम उन्हें बिना तैयारी के पकड़ लेंगे। वह थोड़ा आगे झुका। नबी मोहम्मद, इससे हमें आसानी होगी जीतने के लिए। तक्ष थोड़ा पीछे झुका। उसका चेहरा शांत था, लेकिन हिसाब किताब करने वाला लग रहा था। तक्ष मजबूत, नियंत्रित नहीं। हम नियमों के अनुसार लड़ेंगे, जैसा कि पहले तय हुआ था। कुछ देर शांति छाई रही। सकराल खान ने धीरे धीरे अपनी नज़रें ऊपर उठाईं। उसकी आवाज़ में अधिकार था। सकराल खान, निर्णायक मोहम्मद, गलत नहीं है, लेकिन ये हमारा फैसला था कि लड़ाई कल होगी। वह जानबूझकर रुका। सकराल खान, तो लड़ाई कल होगी। एक एक करके तंबू में मौजूद सभी आदमियों ने सहमति में सिर हिलाया। मामला सुलझा हुआ लग रहा था। फिर तक्ष आगे झुका। तक्ष, सोच समझकर, जानबूझकर, चूंकि हम पहले से ही लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, मैं कुछ कहना चाहूँगा। सभी की नज़रें उसकी ओर मुड़ गईं। सकराल खान ने एक पल के लिए तक्ष को देखा, फिर बोला। सकराल खान, बोलो शहजादे। तक्ष के होंठों पर एक हल्की, समझदारी भरी मुस्कान आई। तक्ष शांत, आत्मविश्वास, मेरे पास एक सुझाव है, एक ऐसा सुझाव जिससे हम इस लड़ाई से पूरी तरह बच सकते हैं। एक ठहराव। तक्ष धीमी,
खतरनाक और फिर भी पूरे भारत पर कब्जा कर सकते हैं। तंबू के अंदर सबकी नज़रें तक्ष पर टिकी थीं, हैरान, शक भरी, बेचैन। यहाँ तक कि मशालों की लपटें भी कांप रही थीं। सकराल खान धीरे से उत्सुक होकर, और वो योजना क्या है? तक्ष ने अपनी थोड़ी थोड़ी ऊपर उठाई, उसकी आवाज़ शांत, लगभग लापरवाह थी। तक्ष, मैं आज रात में उनके पास जाऊंगा और बात करूंगा। तंबू में सदमे की लहर दौड़ गई। नबी मोहम्मद गुस्से से, अविश्वास से, क्या तुम पागल हो गए हो तक्ष? तुम दुश्मन से बात करने जा रहे हो? तक्ष बिल्कुल नहीं हिला। तक्ष आत्मविश्वास से, भरोसा दिलाते हुए, चिंता मत करो, भारत के लोग नियमों से लड़ते हैं। वह रुका ताकि शब्द सब समझ सकें। तक्ष, आज रात मैं एक दूत बनकर जाऊंगा। वे मुझ पर हमला नहीं करेंगे, वहां दूतों को नहीं मारा जाता। रणजीत आगे झुका, उलझन में और सावधान होकर। रणजीत, लेकिन तुम उनसे किस बारे में बात करोगे? मशालों की रोशनी में तक्ष की आंखें हल्की सी चमकीं। तक्ष ठंडे, सोचे समझे अंदाज में, मैं उन्हें एक सौदा पेश करूंगा। थोड़ी देर की खामोशी। तक्ष, एक ऐसा सौदा जिससे हम बिना लड़े ये युद्ध जीत सकें, और साथ में हमारे दुश्मन भी मारे जाएंगे। जैसे ही तक्ष ने बोलना खत्म किया, तंबू में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आवाजें एक दूसरे से टकरा रही थीं, उलझन, अविश्वास, साजिश, हर आदमी अपनी महत्वाकांक्षा को जोखिम के सामने तोल रहा था। फिर अचानक सकराल खान जोरदार, अधिकार भरी आवाज में, तक्ष, मेरी फौज यहाँ बात करने नहीं आई है। तंबू में तुरंत सन्नाटा छा गया। तक्ष ने बिना किसी डर के सकराल की आंखों में देखा। तक्ष शांत, रणनीतिक, मुझे पता है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ चंद्रपुर पर राज करने नहीं आए हैं। वह जानबूझकर रुका। तक्ष, हम यहाँ पूरे हिंद पर राज करने आए हैं। कुछ लोगों की आंखें सिकुड़ गईं। तक्ष, और इसके लिए हमारी सेना को सुरक्षित रहना चाहिए। अगर हम यहाँ लड़ते हैं तो हमारी आधी सेना खत्म हो जाएगी। वह थोड़ा आगे झुका। तक्ष, मेरे जासूस ने बताया है कि उनकी सेना उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। इसके बाद गहरा सन्नाटा छा गया। फिर राजा क्रांति ज्वाला, सोचते हुए, जांच करते हुए, तो आखिर तुम उनसे ऐसा क्या कहोगे जिससे हम बिना लड़े जीत जाएंगे, हमारे दुश्मन भी मर जाएंगे और हमारी फौज में कमी भी नहीं होगी? तक्ष के होंठों पर हल्की, आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई। तक्ष, यह मुझ पर छोड़ दो। वह सीधा खड़ा हो गया। तक्ष आश्वस्त, ठंडे लहजे में, मेरा एक आदमी पहले ही उनके पास जा चुका है। आज रात मैं खुद जाऊंगा और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। सकराल खान ने एक लंबी, गहरी सांस ली। उसकी नज़रें तक्ष पर टिकी हुई थीं, शक से नहीं, बल्कि हिसाब किताब से। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह सिर्फ एक योजना का नहीं, बल्कि खुद भविष्य का अंदाज़ा लगा रहा हो। फिर तक्ष ने दोबारा बात की। उसकी आवाज़ स्थिर और असरदार थी। तक्ष आत्मविश्वास से भरा, महत्वाकांक्षी, यह एक अच्छा योजना है बादशाह, हमें बड़ा सोचना चाहिए। वह एक कदम आगे बढ़ा। तक्ष, चंद्रपुर सिर्फ एक सीढ़ी है। हमारा लक्ष्य कोई राज्य नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया है। एक छोटा सा ठहराव। तक्ष, शांत, यकीन, मुझ पर भरोसा करिए। तंबू में सन्नाटा छा गया। मशालें टिमटिमा रही थीं। आदमियों ने एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखा। आखिरकार सकराल खान बोला। सकराल खान धीरे से, हुक्म देते हुए, ठीक है। सब ने एक साथ सांस रोकी। सकराल खान, लेकिन एक शर्त पर। हर आंख उसकी तरफ मुड़ गई। तक्ष ने हल्का सा सिर झुकाया। तक्ष, कैसी शर्त? सकराल खान अपनी कुर्सी पर आगे झुका। मशालों की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, जलती हुई, जुनूनी। सकराल खान धीमी, ठंडी आवाज में, मुझे महाकाल से लड़ना है। उस नाम ने ही मानो तंबू के अंदर की हवा को काला कर दिया। एक पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। तक्ष ने जरा भी हिचकिचाया नहीं, शक की एक भी झलक नहीं, डर का कोई निशान नहीं। तक्ष शांत, भरोसेमंद, बिल्कुल। जगह चंद्रपुर का सीमा। चंद्रपुर की सरहद पर हवा में बेचैनी फैली हुई थी। सैनिकों की कतारें तैयार खड़ी थीं, हाथों में भाले, धनुष आधे उठे हुए, आंखें सामने टिकी हुई थीं। सेनापति भानुराज, रानी माया और राजकुमार धनुष ध्यान से देख रहे थे जब एक अकेला दुश्मन घुड़सवार घोड़े पर सवार होकर पास आया। उसके पीछे धूल उड़ रही थी। कुछ ही देर बाद राजकुमार प्रताप, भोला और राजा क्षेत्र पहुंचे। उनकी मौजूदगी से पहले से ही चौकस टुकड़ी और भी ज्यादा सतर्क हो गई। घोड़ों के खुरों की आवाज धीमी हो रही है, कवच हिल रहे हैं, हवा खुले मैदान में तेजी से चल रही है। घुड़सवार ने अपने घोड़े को कुछ ही कदम दूर रोक दिया। तुरंत चंद्रपुर के सैनिक आगे बढ़े और उसे चारों तरफ से घेर लिया। भाले तने हुए थे, तलवारें तैयार थीं। फिर भी दुश्मन सैनिक ने कोई डर नहीं दिखाया। अरबी पोशाक पहने वह अपने घोड़े पर सीधा बैठा था। उसका चेहरा शांत, लगभग बेपरवाह था। खामोशी छा गई, हर आंख उसी पर टिकी थी। फिर घोड़े से उतरे बिना घुड़सवार बोला। उसकी आवाज़ स्थिर, बिना हिचकिचाहट के थी। अली, साफ, शांत, अस्सलाम वालेकुम। सरहद पर सन्नाटा और गहरा हो गया। सेनापति भानुराज आगे बढ़े। उनका हाव भाव मजबूत था, आंखें घुड़सवार पर टिकी थीं। सेनापति भानुराज शांत, अधिकार भरी आवाज में, वालेकुम अस्सलाम।
दुश्मन सैनिक ने हल्का सा सिर झुकाया। अली साफ सवालिया अंदाज में, तुम में से भानुराज कौन है? तभी सबकी नज़रें घूम गईं। सेनापति भानुराज ने जरा भी हिचकिचाया नहीं। सेनापति भानुराज, मैं भानुराज हूँ। अब तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अली के होंठों पर हल्की समझदारी भरी मुस्कान आई। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ मकसद था। अली शांत, मेरा नाम अली हमजा है। मैं आपके बेटे तक्ष का दोस्त हूँ। आसपास खड़े लोगों में एक हल्की सी हलचल हुई। अली, उसने मुझे एक खबर देने के लिए कहा है, आपको और यहाँ मौजूद सभी को। इकट्ठे हुए योद्धाओं के बीच एक फुसफुसाहट फैली। चेहरों पर हैरानी छा गई, कुछ सतर्क थे, कुछ उलझन में थे। सेनापति भानुराज मजबूत नियंत्रित आवाज में, जैसी खबर। अली शांत रहा, अपने घोड़े पर ऐसे बैठा था जैसे ये किसी युद्ध के मैदान का किनारा न हो। अली सामान्य भाव से, वह आज रात आपसे मिलने आ रहा है। तक्ष आप सभी से बात करना चाहता है। सेनापति भानुराज की भौहें तन गईं। उनकी आवाज़ तेज हो गई, गुस्से से नहीं बल्कि सावधानी से। सेनापति भानुराज, बात? वह किस बारे में बात करना चाहता है? अली के होंठों पर एक हल्की समझ से परे मुस्कान आई। अली, मुझे बस इतना ही पता है। उसने हल्के से कंधे उचकाए। अली, जब वह आएगा तो आपको पता चल जाएगा। मेरा काम सिर्फ खबर देना था। थोड़ा ठहराव। अली विनम्र टटोलते हुए, अगर आप उसे कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे अभी बता सकते हैं। मैं आपकी बात को उसके पास पहुंचा सकता हूं। सेनापति भानुराज एक पल के लिए चुप हो गए। उनकी आंखें सिकुड़ गईं, उलझन में नहीं बल्कि हिसाब लगाते हुए। फिर वह बोले, सेनापति भानुराज ठंडे अधिकार भरे लहजे में, उसे यह बता दो, अगर वह यहाँ आना चाहता है तो उसे अकेले आना होगा। एक ठहराव। उनकी आवाज़ सख्त हो गई। सेनापति भानुराज, कोई हथियार नहीं, कोई सैनिक नहीं, सिर्फ तक्ष। उन्होंने एक पल के लिए दूर पीछे तैनात तीरंदाजों की ओर देखा। सेनापति भानुराज चेतावनी देते हुए, आखिरी अगर मुझे जरा सी भी चालबाजी महसूस हुई तो मेरे तीरंदाजा तैयार हैं। वे कुछ ही पलों में उसके शरीर को तीरों का मैदान बना देंगे। उन्होंने अली की ओर देखा। सेनापति भानुराज, तो अगर वह सच में बात करना चाहता है तो वह अकेले आएगा। अली ने ध्यान से सुना। फिर एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। अली, सम्मान से, बिल्कुल। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। अली, खुदा हाफिज। भानुराज के चुपचाप इशारे पर आसपास के सैनिक एक तरफ हट गए। अली ने अपने घोड़े को आराम से मोड़ा। घोड़े के खुर जमीन पर पड़े, धूल उड़ाए और वह चला गया दुश्मन के तंबुओं की ओर। उस रात की ओर जो तक्ष का इंतजार कर रही थी। जगह राजमहल। शाही महल के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। हवा में डर छाया हुआ था, फुसफुसाहटें एक दूसरे में मिल रही थीं, बेचैन आंखें दिलासा ढूंढ रही थीं। फिर बालकनी के दरवाजे खुले। महाराज वीरेंद्र, राजा अजय राठौड़, अर्जुना और रुद्र आगे आए। जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा, कुछ बदल गया। शोर कम हो गया, घबराहट कम हो गई, उम्मीद उनके सामने खड़ी थी। महाराज वीरेंद्र ने धीरे से अपना हाथ उठाया, शांति बनाए रखने के लिए कहा। धीरे धीरे फुसफुसाहटें कम होती गईं जब तक कि आंगन शांत नहीं हो गया। उन्होंने अपनी प्रजा की ओर देखा, शांत, दृढ़, अडिग। महाराज वीरेंद्र, स्थिर, ईमानदार, मुझे पता है कि आप डरे हुए हैं और मुझे पता है कि आप चिंतित हैं। एक ठहराव। महाराज वीरेंद्र, आपके पास हर वजह है। उनकी आवाज़ भीड़ में गूंज रही थी। महाराज वीरेंद्र, दुश्मन हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है। वह अब वहीं इंतजार कर रहा है और कल सुबह वह अपनी पूरी सेना के साथ हम पर हमला करेगा। उनके शब्दों का बोझ हर दिल में बैठ गया। महाराज वीरेंद्र, एक दुश्मन जिसने लगभग 1 साल से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अब सीधे हमारे सामने आ रहा है। उसकी सेना हमारी सेना से बड़ी है। इकट्ठे लोगों में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। माताओं ने अपने बच्चों को और कसकर पकड़ लिया। आदमियों ने चिंता भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। कुछ पल के लिए डर हावी होने लगा था। महाराज वीरेंद्र यह सब चुपचाप देख रहे थे। फिर उन्होंने एक गहरी स्थिर सांस ली। हार की नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प की। महाराज वीरेंद्र, मजबूत, बढ़ती हुई ताकत, लेकिन फिर भी वे हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हैं। उनकी आवाज़ पूरे आंगन में गूंज रही थी, शांत फिर भी अटल। महाराज वीरेंद्र, ये चंद्रपुर साम्राज्य का केंद्र चंद्रपुर राज्य है। वह सीधे खड़े हो गए, हर शब्द में गर्व झलक रहा था। महाराज वीरेंद्र, एक ऐसा राज्य जिसे दूसरे राजाओं ने लगभग 200 सालों से जीतने की कोशिश की है। एक ठहराव। महाराज वीरेंद्र, पूरे विश्वास के साथ, वे कल सफल नहीं हुए और वे आज भी सफल नहीं होंगे। कुछ बदल गया। डर की पकड़ ढीली हो गई, कंधे सीधे हो गए। जिन आंखों में कुछ पल पहले निराशा थी, अब उनमें हिम्मत की चिंगारी थी। चंद्रपुर के लोगों को याद आया कि वे कौन थे और वे किसकी जमीन पर खड़े थे। क्योंकि यह सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये घर था। हवा कांप उठी जब महाराज वीरेंद्र ने एक बार फिर अपनी आवाज़ उठाई, एक शासक की तरह नहीं जो अपनी प्रजा से बात कर रहा हो, बल्कि एक पिता की तरह जो अपने लोगों से बात कर रहा हो।
महाराज वीरेंद्र जोशीले अटल, ये पवित्र भूमि है, एक ऐसी भूमि जिसने वीरों को जन्म दिया है। उनकी आंखें भीड़ पर भूमि गर्व से चमक रही थीं। महाराज वीरेंद्र, हम ना भारती की संतान हैं, एक ऐसी भूमि जिसने हजारों दुश्मनों को धूल चटा दी है। थोड़ा ठहराव, भीड़ आगे झुकी। महाराज वीरेंद्र ईमानदार, दृढ़, हाँ उनकी संख्या हमसे ज्यादा है, हाँ उनके पास हमसे ज्यादा हथियार हैं। फिर उनकी आवाज ऊंची हुई। महाराज वीरेंद्र, जबरदस्त विश्वास, लेकिन इस भूमि के लिए हमारे दिलों में जो आग है वह उनके पास नहीं है। उन्होंने अपने पैरों के नीचे की जमीन की ओर इशारा किया। महाराज वीरेंद्र, उनके लिए ये भूमि बस एक और इलाका है, हमारे लिए ये भूमि हमारी पहचान है। शब्द दिल में गहरे उतर गए। महाराज के बगल में अर्जुना, रुद्र और राजा अजय राठौर और भी ऊंचे खड़े हो गए। उनकी आंखें चमक रही थीं, खून में एक मकसद दौड़ रहा था। भीड़ में डर पूरी तरह खत्म हो गया। जो आवाजें कभी कांपती थीं अब स्थिर हो गईं। जो दिल डगमगा रहे थे अब जल उठे। चंद्रपुर के लोग अब डरे हुए नहीं थे, वे तैयार थे, अपनी भूमि की रक्षा के लिए तैयार, अपनी पहचान की रक्षा के लिए तैयार, लड़ने के लिए तैयार, जीत के लिए नहीं बल्कि अपने घर के लिए। महाराज वीरेंद्र बालकनी पर शान से खड़े थे। उनकी परछाई एक ऐसे राज्य के आसमान के सामने बनी थी जो किस्मत के मोड़ पर था। उनकी आवाज कांपी नहीं, वह यकीन के साथ दहाड़ी। महाराज वीरेंद्र शक्तिशाली, अटूट, मैं आप सभी से यह वादा करता हूँ, भले ही कल सुबह उनके हमले से शुरू हो, उनमें से एक भी परसों की सुबह का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर ऐसा लगा जैसे जमीन ही फट पड़ी हो। डर गायब हो गया, शक जलकर राख हो गया, दिल हिम्मत से भर गए, मुठियां हवा में उठ गईं। चंद्रपुर की भावना एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ में जाग उठी। भीड़ नारे लगाते हुए, जिसकी गूंज कभी खत्म नहीं हो रही थी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय। जो नारे महल के मैदान में गूंज उठे, सड़कों पर फैल गए और पूरे राज्य में गूंजने लगे। यह अब सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह एक कसम थी, और चंद्रपुर ने इसका जवाब दिया, एक आवाज में, एक दिल से और अटूट इरादे से। राजमहल के प्रांगण में एक अलग ही वातावरण है। हर ओर युद्ध की तैयारी की गूंज है। मंत्री अपने अपने कक्षों से कवच पहनकर बाहर निकल रहे हैं। उनकी पत्नियां कांपते हाथों से विजय तिलक लगाकर उन्हें विदा कर रही हैं, आंखों में भय लेकिन चेहरे पर गर्व। इसी समय अर्जुना के कक्ष में माहौल अलग है। यहाँ शोर नहीं, केवल एक अनकही बेचैनी है। नंदिनी थाली उठाती है, उंगली में सिंदूर लगाकर बहुत धीरे से अर्जुना के माथे पर तिलक करती है। उसकी आंखों में नमी है जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही है। पास ही मीना खड़ी है, उसकी गोद में नन्हे शिशु हैं, दो मासूम जीवन जो अपने पिता की ओर टकटकी लगाए हुए हैं, मानो कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। नंदिनी की आंखों में झिलमिलाते आंसू अर्जुना से छिप नहीं पाते। अर्जुना हल्की मुस्कान, शांत स्वर, क्या हुआ नंदिनी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो आज सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए कि आज तुम्हारा पति युद्ध के लिए जा रहा है। नंदिनी अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करती है। होठों पर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन दिल में उठता तूफान उसकी आंखों में साफ झलक रहा है। नंदिनी भरे हुए गले से हल्की मुस्कान के साथ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अर्जुन जी, पर मेरा मन आज बहुत व्याकुल हो उठा है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको युद्ध करने नहीं जाना है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप सही सलामत युद्ध के बाद यहीं लौट आइए। मैं आपको फिर से खोना नहीं चाहती। पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर एक डर सा लग रहा है। नंदिनी की बात सुनकर अर्जुना कुछ पल उसे देखता रहता है, फिर बहुत सधे हुए विश्वास के साथ वह उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है। अर्जुना दृढ़ लेकिन स्नेहिल स्वर में, इसमें डरने की कोई बात नहीं है नंदिनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ युद्ध के बाद मैं बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे पास लौट आऊंगा। दुश्मन चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं उन्हें खत्म करके ही यहाँ वापस आऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। ये सुनते ही नंदिनी की आंखों में रुके आंसू छलक पड़ते हैं। वह कुछ कह नहीं पाती, बस एक हल्की मुस्कान के साथ आंसुओं से भरी आंखें लिए अर्जुना के गले लग जाती है। उस आलिंगन में प्रेम है, विश्वास है और उस आने वाले युद्ध का सन्नाटा भी, जो दोनों के दिलों में बिना शब्दों के गूंज रहा है। कुछ देर बाद अर्जुना अपने कमर में लगे दो म्यानों में तलवारें कसकर पकड़ता है। उसके चेहरे पर वही दृढ़ता है, वही अडिग संकल्प। बिना पीछे मुड़े वह कमरे से बाहर जाने लगता है। अर्जुना के जाते ही नंदिनी कुछ क्षण वहीं खड़ी रह जाती है, फिर वह भी धीरे धीरे कमरे से बाहर आती है। जैसे ही उसकी दृष्टि महल के प्रांगण की ओर जाती है, वह देखती है अभी अभी राजकुमार रुद्र अपने साथी सैनिकों के साथ वहां से गुजर रहे हैं। युद्ध की तैयारी हर दिशा में साफ दिखाई दे रही थी और नंदिनी समझ गई अब समय बहुत निकट है। जगह महाराज वीरेंद्र का कमरा। महाराज वीरेंद्र के कक्ष में एक हल्का सा तनाव व्याप्त था। युद्ध की आहट अब बहुत पास थी। महाराज वीरेंद्र अपना कवच पहन चुके थे और पूरे वैभव के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और कर्तव्य का अटल संकल्प झलक रहा था। तभी महारानी पद्मा आगे बढ़ती हैं। उनके हाथ में थाली है,
वे स्नेह और विश्वास से महाराज के मस्तक पर विजय तिलक लगाती हैं। महारानी पद्मा, स्थिर भावनात्मक विजय होकर ही आइएगा महाराज। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र के चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल जाती है, वह मुस्कान जिसमें राजा का आत्मविश्वास और पति का आश्वासन दोनों समाये होते हैं। महाराज वीरेंद्र मुस्कान के साथ, बिल्कुल महारानी। इसके बाद महाराज वीरेंद्र अपनी तलवार संभालते हैं और बिना रुके दृढ़ कदमों से कक्ष से बाहर निकल जाते हैं, युद्ध की ओर, कर्तव्य की ओर और चंद्रपुर की रक्षा के लिए। जगह राजमहल का मंदिर। राजमहल का मंदिर, जहां शांति भी प्रार्थना करती प्रतीत होती है। धूप की हल्की सुगंध हवा में घुली हुई थी और दीपकों की लौ धीरे धीरे कांप रही थी। मंदिर के भीतर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने कल्याणी श्वेत वस्त्रों में भूमि पर बैठी थीं। उनके हाथ जुड़े हुए थे, आंखें बंद थीं, होंठ हिल रहे थे पर शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। वह माँ के मन की प्रार्थना थी जो केवल ईश्वर सुन सकता है। तभी मंदिर की घंटी बजती है। उस स्वर के साथ ही अर्जुना मंदिर में प्रवेश करता है, कवच पहने, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, पर चेहरे पर वही परिचित शांति। घंटी की आवाज़ सुनकर कल्याणी अपनी आंखें खोलती हैं और मुड़कर देखती हैं। जैसे ही उनकी दृष्टि अर्जुना पर पड़ती है, उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फैल जाती है। वे उठकर उसकी ओर बढ़ती हैं। कल्याणी स्नेह से, अर्जुना। उस एक शब्द में माँ का सारा संसार सिमट आया। अर्जुना शांत मुस्कान के साथ, मुझे पता था आप यहीं मिलोगी माँ। अपने पुत्र को युद्ध का कवच पहने देख कल्याणी का हृदय गर्व से भर उठता है। आज उसका बेटा राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करने जा रहा है। पर उसी गर्व के नीचे एक माँ का भय भी छुपा है कि कहीं युद्ध से उसका बेटा न छीन ले। उस भय को वह शब्दों में नहीं ढालती। सब कुछ मन में रखकर वह बस इतना पूछती है, कल्याणी संयमित स्वर में, राज्य की सीमा की ओर जा रहे हो अर्जुना? अर्जुना अपनी माँ की ओर देखता है। उसकी आंखों में कर्तव्य है और चेहरे पर शांत स्वीकारोक्ति। अर्जुना नम्र स्वर में, हाँ माँ, कल युद्ध है, इसीलिए हम सब अभी से सीमा की ओर जा रहे हैं। सोचा आपसे आशीर्वाद ले लूं। ये सुनते ही कल्याणी का हृदय भर आता है। वह बिना कुछ कहे अपना कोमल हाथ धीरे से अपने पुत्र के सिर पर रखती हैं, जैसे अपने आशीर्वाद से उसे कवच पहना रही हो। कल्याणी दृढ़ स्नेहपूर्ण स्वर में, विजय भव, इस युद्ध से विजय होकर ही आना। माँ के शब्दों में आस्था भी है, आदेश भी और एक अदृश्य प्रार्थना भी। अर्जुना आंखें झुकाकर, हाँ माँ। उसी क्षण मंदिर के बाहर से पदचाप की आवाज आती है। एक सैनिक भीतर आता है और सम्मान से सिर झुकाकर बोलता है, सैनिक, राजकुमार अर्जुना, राजकुमार रुद्र ने कहा है कि आपको सूचित कर दूं, बाहर आपके लिए रथ तैयार खड़ा है। ये सुनकर अर्जुना अपनी माँ को स्नेह भरी दृष्टि से देखता है। वह कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ, पर समय निर्दयी होता है, वह ठहरने नहीं देता। अर्जुना धीरे से मुड़कर सैनिक की ओर बढ़ता है, फिर अचानक रुकता है, मानो हृदय ने पुकारा हो। वह आधा मुड़कर अपनी माँ की ओर देखता है, आंखों में दृढ़ता, स्वर में श्रद्धा। अर्जुना गंभीर शांत स्वर में, माँ, ये युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं है। इस युद्ध की विजय से केवल राज्य में खुशहाली नहीं आएगी, बल्कि पिताश्री की आत्मा को भी शांति मिलेगी। ये शब्द जैसे ही कल्याणी के कानों में पड़ते हैं, एक ठंडी हवा उनके गालों को छूकर निकल जाती है। क्षण भर को वह कांप उठती हैं। अर्जुना बिना पीछे देखे सैनिक के साथ आगे बढ़ जाता है। कल्याणी की आंखें अपने पुत्र से हट ही नहीं पाती, और तभी उसे अर्जुना में कोई और दिखाई देता है। वह वही कद, वही चाल, वही युद्ध कवच। वरुण, उसका पति, अर्जुना का पिता, वह भी आखिरी बार ऐसे ही युद्ध का कवच पहनकर उन्हें छोड़कर गया था। कल्याणी की आंखें भर आती हैं। आंसू अब रुकते नहीं, वह टूटती नहीं, पर भीतर से भीग जाती है। कल्याणी मन ही मन कांपते स्वर में, आज अगर तुम्हारे पिता जीवित होते तो उन्हें तुम पर गर्व होता। ये कहते ही कल्याणी धीरे से मुड़ती हैं। उनकी भीगी हुई आंखें अब भगवान विष्णु की मूर्ति पर टिक जाती हैं। वह अपने कांपते हाथ जोड़ती हैं, जैसे अपनी पूरी आस्था, अपना पूरा हृदय उस एक प्रार्थना में समेट लेना चाहती हों। कल्याणी कांपते भर्राए स्वर में, मेरे पुत्र की रक्षा करना प्रभु। मंदिर की शांति और गहरी हो जाती है। दीपक की लौ थरथराती है, मानो उस प्रार्थना को स्वीकार कर रही हो। राजमहल के बाहर 5 रथ पंक्तिबद्ध खड़े थे। उनके पास महाराज वीरेंद्र, राजा अजय राठौर, महामंत्री रवि प्रजापति, महागुरु शिवा और राजकुमार रुद्र मौजूद थे। तभी अर्जुना वहां पहुंचता है। उसे देखते ही रुद्र आगे बढ़ता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान है, पर आंखों में आने वाले युद्ध की गंभीरता साफ झलकती है। रुद्र मुस्कान के साथ, बड़ी देर कर दी आने में। अर्जुना भी मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अपनापन है, पर भीतर कहीं भारी सन्नाटा भी। अर्जुना सब भावुक हैं, सबको मनाने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया। रुद्र चुपचाप उसका कंधा थाम लेता है। यह एक भाई का स्पर्श है जो शब्दों से ज्यादा भरोसा देता है। रुद्र धीमे सधे स्वर में, कोई बात नहीं, वैसे क्या तुम तैयार हो? अर्जुना एक गहरी सांस लेता है, मानो उस सांस के साथ संदेह, भय और थकान सब पीछे छोड़ रहा हो।
अर्जुना दृढ़ स्वर में हाँ। इसके बाद एक एक कर सभी अपने अपने रथों की ओर बढ़ते हैं। घोड़ों की टापें जमीन पर पड़ने लगती हैं, कवचों की धातु हल्की हल्की आवाज करती है। अर्जुना रथ पर चढ़ने ही वाला होता है कि उसकी नज़र द्वार के पास खड़े महागुरु शिवा पर पड़ती है। वह रुकता है। एक क्षण के लिए राजकुमार, योद्धा, सेनापति सब पीछे छूट जाते हैं। अब वह केवल एक शिष्य है। अर्जुना आदर और जिम्मेदारी के स्वर में, अब पूरे राजमहल के लोगों की रक्षा करने का दायित्व आपके ऊपर है गुरुदेव। महागुरु शिवा की आंखों में दृढ़ता झलकती है। वह अर्जुना की ओर एक कदम बढ़ते हैं। महागुरु शिवा निश्चिंत सशक्त स्वर में, तुम उसकी चिंता मत करो अर्जुना, मैं किसी को भी चोट पहुंचने नहीं दूंगा। ये सुनकर अर्जुना एक गहरी सांस लेता है, मानो उसके हृदय से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। अगले ही पल वह अपने गुरु को गले लगा लेता है। यह आलिंगन योद्धा का नहीं, एक पुत्र का है। महागुरु शिवा हल्के से भर्राए स्वर में, अपना ख्याल रखना अर्जुना। अर्जुना नम्रता से, जी गुरुदेव। अर्जुना धीरे से पीछे हटता है, अपने रथ पर बैठता है। सारथी लगाम खींचता है, रथ आगे बढ़ जाता है और उसके साथ आगे बढ़ती है चंद्रपुर की नियति। जगह चंद्रपुर राज्य का सीमा पर एक अलग ही ऊर्जा थी। सैनिक अपने अपने हथियारों को अभी से तैयार कर रहे थे। कोई तलवार की धार पर रख रहा था, कोई भाले की नोक कस रहा था, तो कोई धनुष की प्रत्यंचा खींचकर देख रहा था। युद्ध कल सुबह होना था, लेकिन सैनिकों के मन का जज्बा ऐसा था मानो लड़ाई अभी शुरू हो जाने वाली हो। उसी समय अपने अपने रथों में अर्जुना, रुद्र, राजा अजय राठौर, महाराज वीरेंद्र और महामंत्री रवि प्रजापति वहां पहुंचते हैं। वे सभी बिना समय गंवाए एक बड़े तंबू की ओर बढ़ते हैं। तंबू के भीतर पहले से ही माया, धनुष, प्रताप, ब्रह्मा, भोला और सेनापति भानुराज अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे युद्ध को लेकर चर्चा कर रहे थे। जैसे ही महाराज वीरेंद्र तंबू में प्रवेश करते हैं, सब एक साथ अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं। महाराज वीरेंद्र अपने स्थान पर बैठते हैं। उनके बैठते ही सभी फिर से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। कुछ क्षण का मौन छा जाता है। फिर महाराज वीरेंद्र की गंभीर आवाज गूंजती है, महाराज वीरेंद्र, क्या सब तैयार हैं? भानु। सेनापति भानुराज सीधे होकर महाराज की ओर देखते हैं। उनके स्वर में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास। सेनापति भानुराज, जी महाराज, सब तैयार हैं। पूरी सेना कल के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाराज वीरेंद्र सिर हल्का सा हिलाते हैं। ये संतोष का संकेत था। महाराज वीरेंद्र, चलो, सही है। फिर महाराज की दृष्टि तंबू में उपस्थित अन्य राजाओं और सेनानायकों की ओर जाती है, मानो वह केवल शब्द नहीं, संकल्प परख रहे हों। महाराज वीरेंद्र गंभीर स्वर में, और आप सबकी सेनाएं, क्या वे भी तैयार हैं? क्षण भर की शांति के बाद एक एक कर उत्तर आते हैं। राजा अजय राठौर दृढ़ स्वर में, जी महाराज, झालावाड़ की सेना तैयार है। माया निश्चय के साथ। कीर्ति राज्य की सेना तैयार है। राजा क्षेत्र सुरंग राज्य की सेना भी तैयार है। अंत में ब्रह्मा कहता है, उसकी आवाज में गांव की मिट्टी की ताक थी, ब्रह्मा, हमारी सेना भी तैयार है। सभी के उत्तर सुनकर महाराज वीरेंद्र एक गहरी सांस लेते हैं। ये सांस थकान की नहीं थी, ये सांस थी संतोष और कृतज्ञता की। क्षण भर के मौन के बाद वह धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोलते हैं, महाराज वीरेंद्र, अगर सब तैयार हैं तो बस मैं यही कहूँगा, धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। महाराज की आंखें एक एक कर सब पर टिकती हैं, सहयोगी राजा, सेनानायक, मित्र और परिवार। महाराज वीरेंद्र भावुक लेकिन स्थिर, धन्यवाद कि आप सब ने हमारा साथ देने का निर्णय लिया, और वो भी तब जब हमारे ऊपर ऐसा शत्रु आक्रमण करने आ रहा है जिसने आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा है। तंबू में गहरा सन्नाटा छा जाता है। महाराज वीरेंद्र, आप सब ये जानते हुए भी आगे आए कि इस युद्ध में आपके हजारों सैनिक मारे जा सकते हैं, फिर भी आपने पीछे हटने के बजाय हमारे साथ खड़े होने का निर्णय लिया। महाराज अपनी मुट्ठी भींचते हैं और फिर सिर झुकाकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, इस युद्ध में अपना अपना सहयोग देने के लिए मैं हृदय से आप सबको नमन करता हूँ। तभी राजा क्षेत्र आगे झुककर बोलते हैं। उनके स्वर में अपनापन था और रिश्ते का गर्व। राजा क्षेत्र, इसमें धन्यवाद कहने की क्या बात है महाराज, ये तो हमारा फर्ज है। वैसे भी यह राज्य हमारी बेटी का घर है, इसकी रक्षा के लिए हमें जो भी करना पड़े हम हर हाल में करेंगे। राजा क्षेत्र की बात पूरी भी नहीं होती कि राजा अजय राठौर सहमति में सिर हिलाते हुए बोल उठते हैं। राजा अजय राठौर दृढ़ स्वर में, राजा क्षेत्र ने जो कहा वही मैं भी कहना चाहता हूँ। ये राज्य हमारी गुड़िया रानी का घर है और उसके घर की रक्षा करना हमारा धर्म और फर्ज दोनों है। माया आगे बढ़ती हैं। उनके स्वर में न विनम्रता की बनावट थी, न राजनीति, सिर्फ सच्चा सम्मान और स्पष्ट दृष्टि। माया, वैसे हमारा कोई रक्त संबंध तो नहीं है, पर आपकी सहायता करना हमारा सौभाग्य है। आप भारतवर्ष के पश्चिमी इलाकों के लिए ढाल की तरह हैं। आपकी रक्षा करना हमारी अपनी रक्षा करने जैसा है। माया के शब्द तंबू में गूंजते हैं। ये शब्द नहीं, एक स्वीकारोक्ति थे। तभी ब्रह्मा खड़ा होता है।
उसके वस्त्र साधारण हैं, पर उसकी बातों में धरती की सच्चाई और गांव की आत्मा है। ब्रह्मा सीधे सच्चे स्वर में, वैसे इस लड़ाई में हमारे जैसे छोटे गांव के लोगों का आपका साथ देना कोई बड़ी बात नहीं है। वह एक पल रुकता है, मानो अपने लोगों के चेहरों को याद कर रहा हो। ब्रह्मा, आपकी सुरक्षा करना हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करने जैसा है। चंद्रपुर ने हमें रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए राशन दिया और मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। ब्रह्मा की आवाज़ में अब कोई संकोच नहीं था, सिर्फ दृढ़ निश्चय। ब्रह्मा, इसके बदले अगर हम अपनी जान भी इस साम्राज्य के लिए दे दे तो भी वह कम होगा। ये सब सुनकर महाराज वीरेंद्र के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आती है। आंखों में गर्व है और हृदय में भावुकता। महाराज वीरेंद्र धीमे कृतज्ञ स्वर में, धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। उनके ये शब्द किसी औपचारिकता के नहीं थे, ये शब्द थे एक राजा के, जो जानता है कि वह अकेला नहीं है। तभी तंबू के एक कोने से सेनापति भानुराज की गंभीर आवाज़ गूंजती है। सेनापति भानुराज, वैसे महाराज, मुझे आप सभी से कुछ कहना है। ये सुनते ही तंबू के भीतर हलचल रुक जाती है। सभी की निगाहें एक साथ सेनापति भानुराज की ओर मुड़ जाती हैं। कुछ हैरानी से, कुछ उत्सुकता से महाराज वीरेंद्र भानुराज की ओर देखते हैं। उनकी दृष्टि में अनुमति और भरोसा दोनों हैं। महाराज वीरेंद्र, हाँ कहो। सेनापति भानुराज एक क्षण रुकते हैं, फिर बिना किसी भूमिका के सीधे बात कहते हैं। सेनापति भानुराज, बात यह है कि आज रात तक हम सबसे मिलने आ रहा है। ये शब्द जैसे ही तंबू में गूंजते हैं, सब एक पल के लिए चौंक जाते हैं। हवा में अचानक तनाव घुल जाता है। रुद्र गुस्से में, तीखे स्वर में, क्या वह यहाँ आ रहा है? पर क्यों? भानुराज गंभीर रहते हैं। उनके चेहरे पर न आश्चर्य है न भय, सिर्फ एक अनुभवी सेनापति की सावधानी। सेनापति भानुराज, ये तो हमें नहीं पता। दोपहर के समय हमारे पास उसका एक दूत आया था। उसने बताया कि तक्ष आज रात हमसे कुछ बात करना चाहता है। वह एक पल ठहरते हैं, फिर जोड़ते हैं, सेनापति भानुराज, संभव है वह सकराल खान का कोई फरमान सुनाने आ रहा हो। ये सुनते ही तंबू में बैठे सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। धीमी धीमी फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं, संदेह, क्रोध और आशंका से भरी हुई। तभी रुद्र की आवाज़ फिर गूंजती है, इस बार और ज्यादा कड़वाहट के साथ। रुद्र हल्के लेकिन नियंत्रित गुस्से में, उसने हमें धोखा दिया था सेनापति जी। उसने हमें मारने की कोशिश की थी। उसके अपराध की कोई माफ़ी नहीं है। रुद्र की मुट्ठियां भींच जाती हैं। रुद्र, मैं तो कहता हूँ जैसे ही वह यहाँ आए हम उसे वहीं खत्म कर दें। रुद्र के शब्द सुनते ही तंबू के भीतर बैठे कई लोग सिहर उठते हैं। ये रुद्र, हमेशा संयमित, शांत और विवेकशील रहने वाला रुद्र, आज पहली बार इस तरह खुला हुआ गुस्सा दिखा रहा था। सबकी नज़रें अनायास ही उसकी ओर टिक जाती हैं। तभी महाराज वीरेंद्र गहरी सधी हुई आवाज़ में हस्तक्षेप करते हैं, एक राजा की आवाज़ जो भावनाओं से ऊपर नियम को रखता है। महाराज वीरेंद्र दृढ़ शांत स्वर में, नहीं रुद्र, भले ही वह हमारा शत्रु है, पर आज रात वह एक दूत के रूप में आ रहा है। नियम के अनुसार हमें उसकी बात सुननी होगी। महाराज की बात तर्कपूर्ण थी, पर रुद्र का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। रुद्र कठोर, दबे हुए गुस्से में बात सुनेंगे। किस बात के लिए हम उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार दिखाएं? रुद्र एक कदम आगे बढ़ता है, आंखों में संदेह की आग साफ दिखाई देती है। रुद्र, सिर्फ इसलिए कि वह दुश्मन का दूत है, मैं कह रहा हूँ उसके यहाँ आने का कोई न कोई कारण जरूर होगा। रुद्र की आवाज़ अब अनुभव से भरी हुई थी, गुस्से से नहीं, सतर्कता से। रुद्र, वह बिना किसी योजना के यहाँ नहीं आएगा। रुद्र की बात सुनकर तंबू में बैठे कई लोग चुपचाप सिर हिलाते हैं। कुछ की आंखों में सहमति है तो कुछ के चेहरे पर अब भी असमंजस। क्षण भर के मौन के बाद महाराज वीरेंद्र की आवाज़ गूंजती है। महाराज वीरेंद्र दृढ़ स्वर में, भानु। सेनापति भानुराज तुरंत सावधान मुद्रा में आ जाते हैं। सेनापति भानुराज जी, महाराज। महाराज वीरेंद्र, तक्ष के साथ कौन आने वाला है? भानुराज एक पल सोचते हैं, मानो अपने शब्दों को तौल रहे हों। सेनापति भानुराज, सावधानी से, कोई नहीं महाराज, वह अकेला आने वाला है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र एक गहरी सांस लेते हैं। ये सांस चिंता की नहीं, निर्णय की थी। महाराज वीरेंद्र स्पष्ट आदेशात्मक स्वर में, उसके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। यह आदेश सुनते ही रुद्र का धैर्य टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे गुस्से में तंबू से बाहर निकल जाता है। तंबू के भीतर एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। युद्ध से पहले ही आपसी मतभेद की दरारें दिखने लगी थीं। ये देख अर्जुना भी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है। वह समझ जाता है अगर अभी बात नहीं संभाली गई तो ये गुस्सा गलत दिशा ले सकता है। वह तंबू से बाहर निकलता है और रुद्र के पीछे पीछे चल पड़ता है। रुद्र कुछ दूर जाकर रुकता है, गुस्से में इधर उधर देखने लगता है, मानो अपने भीतर उठते तूफान को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। उसी पल उसके पीछे अर्जुना आकर खड़ा होता है। अर्जुना कुछ कहने ही वाला होता है कि रुद्र पहले ही बोल उठता है। रुद्र नाराजगी और चिंता से भरे स्वर में, उन्हें शायद याद नहीं है कि तक्ष कितना खतरनाक है।
वह अगर यहाँ आया तो हमें लड़ाई जीतने में मुश्किल होगी। अर्जुना रुद्र को इस हालत में देखकर उसे समझाने के लिए आगे बढ़ता है। वह कुछ कहना चाहता है पर रुद्र का गुस्सा जैसे बांध तोड़ चुका हो। रुद्र बार बार अर्जुना की बात काटते हुए बोलने लगता है, शब्द तेज हैं, सांसें भारी। रुद्र क्रोध और पीड़ा से भरे स्वर में, उसने हमेशा हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किया है। उसकी वजह से हमारे कितने लोग मारे गए, उसकी वजह से तुम हम सबसे दूर रहे। रुद्र की आंखों में क्रोध के साथ साथ पुराने घावों की आग भी जल रही थी। रुद्र वह एक ऐसा दुश्मन है जिसने कभी हमारा भला नहीं सोचा, और आज वह हमसे बात करने आ रहा है। रुद्र की आवाज़ और ऊंची हो जाती है। रुद्र, मैं उसे खत्म कर दूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं जाने दे सकता। रुद्र आगे कुछ और कहने ही वाला होता है कि अर्जुना आगे बढ़ता है। वह दोनों हाथ रुद्र के कंधों पर रख देता है, मजबूती से लेकिन स्नेह के साथ। अर्जुना शांत, गहरी आवाज में, राजकुमार अपना गुस्सा शांत करिए, शांत हो जाए। रुद्र फिर से कुछ बोलने को होता है पर अर्जुना इस बार और धीमे और भी दृढ़ स्वर में दोहराता है, अर्जुना शांत हो जाए राजकुमार। अर्जुना की शांत आवाज का असर धीरे धीरे होने लगता है। रुद्र की सांसें जो अभी तक तेज थीं, अब कुछ थमने लगती हैं। उसके कंधों का तनाव हल्का पड़ता है। अर्जुना यह महसूस करता है और अपने दोनों हाथ रुद्र के कंधों से हटा लेता है। अर्जुना समझाते हुए स्थिर स्वर में, अगर आप इसी तरह गुस्से में रहेंगे तो इसका फायदा सिर्फ तक्ष को होगा। वह जानता है कि आप गुस्सा करेंगे। अर्जुना की बातों में रणनीति है, केवल भावना नहीं। अर्जुना, इस युद्ध की सफलता हमारी एकता में है, और वही चीज़ है जो वह कभी नहीं चाहता। शायद इसी वजह से वह यहाँ आना चाहता है, ताकि आपके और महाराज के बीच मतभेद बना रहे। रुद्र अर्जुना की बातों को भीतर उतारने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह सोच दिखाई देती है। अर्जुना, इसीलिए मेरी सलाह है, आपको शांत रहना चाहिए। रुद्र हल्की नाराजगी पर नियंत्रित स्वर में, पर फिर भी हम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अर्जुना एक क्षण रुकता है, फिर सीधे रुद्र की आंखों में देखता है। अर्जुना दृढ़ भरोसेमंद स्वर में, पर आप मुझ पर तो भरोसा कर सकते हैं, है ना? उसके शब्दों में आत्मविश्वास है और एक योद्धा का वचन। अर्जुना, मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरे रहते तक्ष कुछ नहीं कर सकता। मेरी नज़र उस पर होगी। अगर उसने ज़रा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे अपने हाथों खत्म कर दूंगा। यह धमकी नहीं थी, यह आश्वासन था। ये सुनकर रुद्र और शांत हो जाता है। वह अर्जुना की ओर देखता है, इस बार गुस्से से नहीं, भरोसे से। रात गहराती जा रही थी। सीमा पर फैले युद्ध शिविर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जो तूफान से ठीक पहले जन्म लेता है। अधिकांश सैनिक अपने अपने हथियार लगभग तैयार कर चुके थे। कहीं तलवारों की धारें परखी जा चुकी थीं, कहीं भालों की नोकें चांदनी में चमक रही थीं। कुछ सैनिक अपने तंबुओं में विश्राम कर रहे थे, देह थकी हुई पर मन पूरी तरह सजग। वे जानते थे, कल की लड़ाई से पहले आज की रात उनकी आखिरी शांति है। रात्रि भोजन हो चुका था। बुझते अलावों से उठता हल्का धुआं हवा में घुल रहा था। दूर कहीं घोड़ों की मंद हिनहिनाहट और पहरेदारों की धीमी पदचाप सुनाई दे रही थी। इसी बीच एक स्थान पर सभी एकत्र थे, महाराज वीरेंद्र, सेनापति भानुराज, महामंत्री रवि प्रजापति, राजा अजय राठौर, राजा क्षेत्र प्रताप, भोला, ब्रह्मा, अर्जुना, रुद्र, धनुष और माया। सबकी दृष्टि एक ही दिशा में थी, अपने सामने फैले उस खाली मैदान पर। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, चेहरों पर भय नहीं था, केवल प्रतीक्षा थी। और उस मौन में आने वाले युद्ध की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद अंधेरे को चीरती हुई एक आकृति दूर दिखाई देती है। एक अकेला शख्स घोड़े पर सवार धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता हुआ। सबकी नज़रें उसी दिशा में टिक जाती हैं। सबसे आगे खड़े थे सेनापति भानुराज। उनका चेहरा स्थिर था, पर आंखें हर हरकत को पढ़ रही थीं। घोड़ा कुछ दूरी पर आकर रुकता है। सवार उतरता है। वह तक्ष था। वह घोड़े की लगाम छोड़ता है और शांत, नपे तुले कदमों से आगे बढ़ने लगता है। उसकी चाल में न जल्दबाजी थी, न भय, सिर्फ आत्मविश्वास। दूर खड़ा रुद्र उसे गुस्से से घूर रहा था। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं, पर उसने अपने क्रोध को काबू में रखा। अर्जुना के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। तक्ष आकर सेनापति भानुराज से थोड़ी दूरी पर रुक जाता है। एक पल के लिए वह सामने खड़े सभी लोगों को देखता है, राजा, योद्धा, मित्र और शत्रु। फिर सन्नाटे को तोड़ती हुई सेनापति भानुराज की आवाज़ गूंजती है। सेनापति भानुराज गंभीर स्वर में, कैसे हो तक्ष? ये सुनकर तक्ष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आती है, ऐसी मुस्कान जिसमें अपनापन भी था और दूरी भी। तक्ष शांत स्वर में, ठीक हूँ पिताश्री। ये कहकर तक्ष अपने पिता की ओर ध्यान से देखता है। उसकी निगाह अनायास ही सेनापति भानुराज के पेट की ओर चली जाती है, वहीं जहां कभी उसने स्वयं घाव दिया था। तक्ष संयमित स्वर में, और आपकी चोट कैसी है? उस प्रश्न में औपचारिकता कम थी और एक दबी हुई स्मृति ज्यादा। सेनापति भानुराज की आंखों में हल्की कठोरता उतर आती है। उनका स्वर शांत है, लेकिन भीतर छुपा दर्द साफ झलकता है।
सेनापति भानुराज, चोट तो कब की ठीक हो चुकी है तक्ष, पर जो घाव तुमने हमारे हृदय में दिया है वह अब तक नहीं भरा। ये शब्द तक्ष के भीतर कहीं गहरे उतर जाते हैं। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य उभर आता है, वह क्षण जब उसने अपने ही पिता के पेट में चाकू भोंक दिया था, उन्हें मार देने की कोशिश की थी। एक पल के लिए तक्ष की मुस्कान फीकी पड़ जाती है, फिर वह स्वयं को संभालता है और बोलता है, तक्ष सीधे, बिना घुमाव के, सच कहूं तो मैं चाहता तो आपको मार सकता था, पर उस वक्त आपको रोकने के लिए मुझे आपको घायल करना पड़ा। उसके शब्द कठोर हैं, पर उनमें पछतावे की एक हल्की परछाई भी है। सेनापति भानुराज उसकी ओर देखते हैं, पिता की नज़र से, सेनापति की गंभीरता के साथ। सेनापति भानुराज, तो तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया, पर क्यों? मैं तो तुम्हारा दुश्मन था। इस प्रश्न में केवल जिज्ञासा नहीं थी, यह एक पिता का उत्तर मांगना था। तक्ष के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान लौट आती है। इस बार वह मुस्कान अलग थी, थोड़ी टूटी हुई, थोड़ी सच्ची। तक्ष नर्म लेकिन स्पष्ट स्वर में, नहीं पिताश्री, सच कहूं तो मैं आपको कभी दुश्मन मान ही नहीं सका। वह एक क्षण रुकता है। तक्ष, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। जो भी सीखा आपसे सीखा, मेरा हर हुनर, मेरी हर सोच, सब कुछ आपका दिया हुआ है। ये कहते हुए तक्ष एक गहरी सांस लेता है। वह सीधे अपने पिता की आंखों में देखता है, बिना झिझक, बिना डर। तक्ष गंभीर स्वर में, आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। ये शब्द सेनापति भानुराज के भीतर कहीं गहरे जाकर लगते हैं। क्षण भर के लिए उनकी आंखों में नमी उतर आती है, पर वह उसे बाहर आने नहीं देते। अपने भावों को भीतर ही दबाकर वह भारी लेकिन आत्मस्वीकृति से भरे स्वर में कहते हैं, सेनापति भानुराज, ये तेरी ही गलती नहीं थी तक्ष, मैंने ही तुझे गलत सिखाया, गलत शिक्षा के सहारे तू बड़ा हुआ। वह एक पल रुकते हैं, मानो हिम्मत बटोर रहे हों। सेनापति भानुराज, पर क्या तू अब वापस नहीं आ सकता? मैं सही राह पर आ चुका हूँ, मैं चाहता हूँ। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते। तक्ष बीच में, ठोस स्वर में, नहीं, एक ही शब्द, लेकिन उसमें कोई संदेह नहीं था। सेनापति भानुराज ठिठक जाते हैं। उनकी आंखों में भावुकता उभर आती है। इस बार वह छिप नहीं पाती। आसपास खड़े सभी लोग ये दृश्य चुपचाप देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोलता। तक्ष एक और गहरी सांस लेता है। उसका स्वर अब और भी दृढ़ हो जाता है। तक्ष, नहीं पिताश्री, भले ही आपने दूसरी राह चुन ली हो, पर आपने जो राह मुझे दी उससे मैं हट नहीं सकता। उसकी आंखों में अब केवल संकल्प था और वर्षों से पली हुई घृणा। तक्ष, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आज के ही दिन के लिए समर्पित की है। जीवन का हर पल, हर सांस इस एक मुहूर्त के लिए था। वह चारों ओर नजर घुमाता है, महाराज, सेनानायक, योद्धा, सब पर। तक्ष कठोर, ठंडे स्वर में, कि कब मैं इस साम्राज्य पर राज करने वाले यदेव परिवार को इस धरती से उखाड़ फेंकूं। एक क्षण का सन्नाटा। तक्ष, और देखिए, मैं सफल हुआ। उसकी आवाज अब अंतिम घोषणा जैसी थी। तक्ष, आज यहाँ मौजूद आप सभी के लिए यह आखिरी रात है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। हवा में एकदम से तनाव भर जाता है। सेनापति भानुराज अब तक्ष की ओर देखते हैं। इस बार उनकी आंखों में सिर्फ पीड़ा नहीं, खुला हुआ क्रोध है। तक्ष बिना झिझक बोलता है। उसकी आवाज में न घबराहट है, न संदेह, सिर्फ घोषणा है। तक्ष ठंडे, निर्दयी स्वर में, यहाँ मौजूद हर कोई, चाहे पूरी सेना हो, चाहे यदेव परिवार, चाहे महल के सभी लोग, चाहे आप हो पिताश्री। वह क्षण भर रुकता है, फिर उसकी नज़र सीधे अर्जुना पर टिक जाती है। तक्ष, और चाहे इस साम्राज्य का सर्वशक्तिशाली रक्षक ही क्यों न हो, सब कल मरेंगे। उसके शब्द जमीन पर गिरते नहीं, सीधे दिलों पर वार करते हैं। चारों ओर खड़े लोगों के चेहरों पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं। कुछ मुट्ठियां भींच जाती हैं, और तभी अर्जुना आगे बढ़ता है। एक कदम, बस एक। उसका स्वर ऊंचा नहीं होता, पर उसमें ऐसी दृढ़ता होती है जो पूरे मैदान को शांत कर देती है। अर्जुना, शांत, स्थिर स्वर में, ये तुम्हारी गलतफहमी है तक्ष। ये सुनते ही सबकी नजरें अर्जुना की ओर मुड़ जाती हैं। अर्जुना तक्ष की आंखों में देखता है, बिना क्रोध, बिना भय। अर्जुना, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। क्षण भर का मौन, फिर तक्ष के होंठों पर एक हल्की, खतरनाक मुस्कान उभर आती है। तक्ष व्यंग्य के साथ, ओह अर्जुना। वह एक कदम आगे आता है। तक्ष चंद्रपुर साम्राज्य का रक्षक, महाकाल। उसकी आवाज में अब एक अजीब सा सम्मान भी था और चुनौती भी। तक्ष, वो तुम ही थे जिसने इस साम्राज्य को अब तक बचा कर रखा। वह चारों ओर देखता है, मानो सबको संबोधित कर रहा हो। तक्ष, शायद तुम सबको ये नहीं पता, पर उसकी नज़र फिर से अर्जुना पर टिकती है। तक्ष गंभीर स्वर में, पर आज मैं तुम्हें वो सब बताने जा रहा हूँ जो मैंने अब तक तुम सबसे छुपा कर रखा था। आसपास का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। हवा भारी हो जाती है। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की नज़र अब तक्ष पर टिक जाती है। सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर तक्ष अब ऐसा क्या कहने जा रहा है जिसे उसने इतने वर्षों तक छुपा कर रखा। तक्ष आगे बढ़ता है। उसकी आवाज़ में अब कोई आवेश नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ ठंडा, गणनात्मक सत्य है।
तक्ष गंभीर स्वर में, असल में इन पिछले 6 सालों में चंद्रपुर पर जितने भी हमले हुए हैं वो सब मैंने करवाए थे। सभी की सांसें थम जाती हैं। तक्ष बिना रुके बोलता रहता है। तक्ष जिन जिन राज्यों ने चंद्रपुर पर आक्रमण किया उन सब के पीछे मेरा ही हाथ था। मैंने ही उन्हें उकसाया, मैंने ही उन्हें योजनाएं दी। वह हल्का सा मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें संतोष नहीं बल्कि चिढ़ छुपी है। तक्ष पर दुर्भाग्य से वे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। उसकी नज़र अनायास ही अर्जुना की ओर जाती है। तक्ष हर बार अर्जुना उन्हें रास्ते में ही रोक लेता था और बीच रास्ते में ही उनका अंत कर देता था। ये सुनकर कुछ लोग दांत भींच लेते हैं। ये स्वीकारोक्ति किसी वार से कम नहीं थी। तक्ष आवाज में कठोरता, इसीलिए मैंने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें मेरी जीत तय हो। वह सबकी ओर देखता है, एक एक चेहरे को जैसे परख रहा हो। तक्ष, मैंने खुद को रोका, मैंने खुद को तैयार किया, मैंने हर दिशा पर नजर रखी। उसकी आवाज में अब हल्की सी सनक घुल जाती है। तक्ष, मैंने दुनिया घूमा और आखिरकार मुझे एक उपाय मिला। वह रुकता है, फिर शब्दों को चाकू की तरह फेंकता है। तक्ष, एक ऐसे दुश्मन को यहाँ लाने का उपाय जो बेहद ताकतवर हो, जिसकी सेना चंद्रपुर से कहीं ज्यादा बड़ी हो। सभा में खड़े कई लोग समझने लगते हैं। तक्ष धीरे मगर घातक स्वर में, और वो बादशाह था, सकराल खान। कुछ लोगों की आंखें फैल जाती हैं। तक्ष इस युग का वो बादशाह जिसने आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा। वह एक पल ठहरता है। तक्ष, मैंने उसे चुना, मैंने उसका इस्तेमाल किया। उसकी आवाज में जरा भी संकोच नहीं। तक्ष, मैंने उसके बेटे को यहाँ बुलाया, सोचा उसकी मदद से मेरी जीत आसान हो जाएगी। उसके होंठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आती है। तक्ष पर वो निकला एक बेवकूफ, एक दुर्बल राजकुमार। उसकी नज़र फिर से अर्जुना पर टिकती है। तक्ष, और उसी रात अर्जुना ने उसे खत्म कर दिया। तक्ष एक क्षण रुकता है, मानो खुद को कोस रहा हो। तक्ष धीमे आत्मस्वीकृति के स्वर में, मुझे उसी रात समझ जाना चाहिए था कि तुम ही महाकाल हो। वह सिर हल्का सा हिलाता है। तक्ष, पर जब मुझे लगा कि मैंने तुम्हें मार दिया है तो मेरे दिमाग में वो बात आई ही नहीं। उसकी आवाज में अब पछतावे की नहीं बल्कि एक खतरनाक सच्चाई की झलक है। तक्ष, मुझे नहीं लगा था कि मैंने महाकाल को हराया था। ये सुनकर अब सबके सामने तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। अब तक जो कुछ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने किया, सब की परतें एक एक कर खुल चुकी थीं। वहां मौजूद हर चेहरे पर एक साथ हैरानी और गुस्से के भाव उभर आते हैं। कुछ की मुट्ठियां भींच जाती हैं, कुछ की सांसें भारी हो जाती हैं। तभी आगे खड़े सेनापति भानुराज भारी स्वर में बोलते हैं, सेनापति भानुराज, तो अब क्या? तुम्हें कैसे पता कि वो बादशाह जीतेगा जिसे तुम हमें मारने के लिए यहाँ लाए हो? उनके शब्दों में प्रश्न नहीं, चुनौती थी। तक्ष एक पल रुकता है, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरती है, वही मुस्कान जिसमें भरोसा नहीं बल्कि विनाश का विश्वास छुपा है। तक्ष शांत ठंडे स्वर में, पिताश्री, सकराल खान चंद्रपुर को तबाह करने के लिए ही आया है। वह बिना झिझक आगे बोलता है। तक्ष, सच कहूं तो उसके सामने जो भी आया है उसने उसे नष्ट कर दिया है। वहां खड़े कुछ लोग अनायास ही एक दूसरे की ओर देखते हैं। तक्ष की आवाज और गहरी हो जाती है। तक्ष वो एक इंसान नहीं है, वो एक दानव है जिसके हाथों चंद्रपुर की तबाही लिखी जा चुकी है। उसकी नज़र एक एक चेहरे पर घूमती है। तक्ष, कल के युद्ध में आपकी पूरी सेना तबाह हो जाएगी। आपके साथ जो भी लोग खड़े हैं उनकी सेनाएं भी कल खत्म हो जाएंगी। उसके शब्द किसी भविष्यवाणी जैसे नहीं थे, वो घोषणा थे। तक्ष एक कदम आगे बढ़ता है। तक्ष, और उसके बाद वह ठहरता है, फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, तक्ष, उसके बाद मैं चंद्रपुर का राजा बनूंगा, पिताश्री। वहां जैसे सन्नाटा और गहरा हो जाता है। तक्ष आंखों में विकृत गर्व के साथ, मैं बनूंगा चंद्रपुर का वो राजा जो इस साम्राज्य का भविष्य गढ़ेगा। वह अपनी बात को और धार देता है। तक्ष, यदेव वंश ने चंद्रपुर को अंदर से खोखला कर दिया है। उसकी आवाज में नफरत साफ झलकती है। तक्ष, अब मेरी बारी है, पिताश्री। वह सीधा सेनापति भानुराज की ओर देखता है। तक्ष धीमे लेकिन जहरीले स्वर में, आपका सपना मैं पूरा करूंगा। ये सुनकर सेनापति भानुराज की आंखें भर आती हैं। उनका कठोर सेनापति वाला चेहरा पल भर में एक टूटे हुए पिता में बदल जाता है। वे कांपती हुई नजर से तक्ष की ओर देखते हैं, मानो पहली बार किसी युद्ध में सचमुच हार गए हों। सेनापति भानुराज भरे गले से, ये मैंने क्या कर दिया? उनकी आवाज भारी हो जाती है। सेनापति भानुराज, मैंने तुम्हारे जीवन को अपने ही इन हाथों से बर्बाद कर दिया। उस एक वाक्य में वर्षों का पश्चाताप उतर आता है। तक्ष ये सुनता है, पर उसकी आंखों में न अपराध बोध है न पछतावा। वह शांत स्वर में उत्तर देता है, तक्ष नहीं, पिताश्री। उसके चेहरे पर हल्की ठंडी मुस्कान उभरती है। तक्ष, आपने तो मेरा जीवन गढ़ा है, मुझे बुद्धिमान बनाया, मुझे इस महान उद्देश्य के लिए तैयार किया। वह थोड़ा रुकता है। तक्ष धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में, इसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। ये शब्द भानुराज के हृदय को और चीर देते हैं। वे एक कदम आगे बढ़ते हैं। उनकी सांसें भारी हैं, आंखों में आंसू दबे हुए हैं।
सेनापति भानुराज खुद को कोसते हुए, नहीं नहीं तक्ष, तुम समझ नहीं रहे। उनकी आवाज़ अब एक सेनापति की नहीं, एक टूटे पिता की है। सेनापति भानुराज, अब भी वक्त है मेरे बेटे, हमारे पास लौट आओ। वे हाथ बढ़ाते हैं, मानो उस हाथ से बेटे को फिर से खींच लेंगे। सेनापति भानुराज, तुम मेरे बेटे बनकर यहीं रह सकते हो, फिर ये सब क्यों? उनकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। सेनापति भानुराज आंखों में उम्मीद लिए, हम साथ मिलकर फिर से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तक्ष। एक पल का सन्नाटा। सेनापति भानुराज कांपते स्वर में, अपने पिता के पास वापस लौट आओ मेरे बेटे। तक्ष कुछ क्षणों तक मौन रहता है। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है और उस मौन में जैसे कई अधूरी बातें दबकर रह जाती हैं। वह एक बार फिर अपने पिता की ओर देखता है। इस बार उसकी आंखों में कठोरता नहीं, एक दबा सा दुख है जो बहुत भीतर छुपा हुआ है। तक्ष भावुक लेकिन संयमित स्वर में, काश ये हो पाता पिताश्री। वह हल्की सांस लेता है। तक्ष पर अब बहुत देर हो चुकी है। उसके शब्द भारी होते चले जाते हैं। तक्ष, मेरे जीवन का अब बस एक ही लक्ष्य है और वह आपको पता है। वह चारों ओर खड़े लोगों की ओर एक नज़र डालता है। तक्ष गंभीर स्वर में, कल के युद्ध में आपकी सेना का बहुत बड़ा नुकसान होगा, शायद ही कोई बचे। ये कहते हुए उसकी आवाज़ में न घमंड था न क्रूरता, बस एक ठंडा यथार्थ। कुछ पल फिर से सन्नाटा छा जाता है। तक्ष नीचे ज़मीन की ओर देखता है, फिर सिर उठाकर बोलता है तक्ष, लेकिन सभी की सांसें जैसे थम जाती हैं। तक्ष, एक रास्ता है। ये सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। तक्ष धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में, एक ऐसा रास्ता जिससे आपकी सेना बच सकती है। वह सेनापति भानुराज की ओर देखता है। तक्ष, सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके साथ जो लोग खड़े हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं, वे सब भी बच सकते हैं। ये सुनते ही सबकी निगाहें एक साथ तक्ष पर टिक जाती हैं। हैरानी, अविश्वास और उम्मीद, तीनों भाव एक साथ उभर आते हैं। सेनापति भानुराज एक कदम आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज़ में आशंका भी है और एक पिता की आखिरी उम्मीद भी। सेनापति भानुराज, कौन सा रास्ता? तक्ष कुछ क्षणों तक शांत खड़ा रहता है। उसकी सांस गहरी है, मानो वह जानता हो कि जो कहने जा रहा है उसके बाद कोई रास्ता वापस नहीं बचेगा। तक्ष एक गहरी सांस लेकर ठंडे स्वर में, मेरा यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है पिताश्री। वह सीधे सेनापति भानुराज की आंखों में देखता है। तक्ष, मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ। सेनापति भानुराज की भौहें तन जाती हैं। सेनापति भानुराज, कौन सा सौदा? तक्ष बिना झिझक, बिना आवाज़ ऊंची किए लेकिन बेहद साफ शब्दों में बोलता है तक्ष, अगर यदेव वंश। वह एक क्षण रुकता है, जैसे शब्दों को और ज्यादा भारी बना रहा हो। तक्ष और महल में मौजूद सभी मंत्री और उनके परिवार, तंबू के चारों ओर खड़े लोग सिहर उठते हैं। तक्ष निर्मम स्पष्टता के साथ, अगर वे सब अपना बलिदान दे दें तो मैं वादा करता हूं कि सिकराल की सेना पीछे लौट जाएगी। ये सुनते ही हवा जैसे जम जाती है। चारों ओर खड़े सभी लोग तक्ष की ओर गुस्से से देखने लगते हैं। कुछ की मुट्ठियां कस जाती हैं, कुछ के दांत भींच जाते हैं। तक्ष उस गुस्से से विचलित हुए बिना आगे बोलता है तक्ष, मैं वादा करता हूं कल कोई युद्ध नहीं होगा। उसका स्वर अब और ठंडा हो जाता है। तक्ष, एक भी सैनिक नहीं मरेगा, ना आपकी सेना, ना आपके साथी, न वे राज्य जो आपके साथ खड़े हैं। वह जरा सा झुककर जोड़ता है तक्ष, बस अगर वे लोग अपना बलिदान दे दें तो सब ठीक हो जाएगा। एक पल के लिए लगता है जैसे किसी ने उस जगह से सांस खींच ली हो। अगले ही क्षण सेनापति भानुराज का स्वर गूंज उठता है। इस बार शांत नहीं, इस बार आग से भरा हुआ। सेनापति भानुराज गुस्से में कांपती आवाज के साथ, तुमने ये सोच भी कैसे लिया तक्ष कि मैं ऐसा करूंगा? वह एक कदम आगे बढ़ते हैं। सेनापति भानुराज, चंद्रपुर हमारा घर है। उनकी आवाज भारी होती जाती है। सेनापति भानुराज, ये लोग हमारे अपने हैं और तुम कह रहे हो कि वे अपना बलिदान दे दें। उनकी आंखों में अब सिर्फ क्रोध नहीं, दर्द भी है, एक पिता का, एक सेनापति का। सेनापति भानुराज दृढ़ता से, उनकी उपस्थिति ही हमारा परिवार है तक्ष, उनके बिना हम कुछ नहीं हैं। ये सुनते ही तक्ष के चेहरे पर जमी हल्की सी मुस्कान भी अब ढहने लगती है। उसकी आंखों में ठंडापन उतर आता है। सेनापति भानुराज आगे बढ़ते हैं। उनके स्वर में अब कोई दुविधा नहीं, सिर्फ युद्ध का संकल्प है। सेनापति भानुराज जोश और गर्जना के साथ, कल युद्ध होगा तक्ष, और ऐसा युद्ध होगा कि ये संसार उसे याद रखेगा। उस युद्ध में तुम और तुम्हारा वो बादशाह इस चंद्रपुर के सामने घुटने टेकेंगे। इसी धरती पर उन्हें हम दफनाएंगे। उनकी मृत्यु यहीं लिखी है। ये शब्द आग की तरह फैलते हैं। चारों ओर खड़े योद्धाओं की आंखों में ज्वाला जल उठती है। हाथ अपने अपने हथियारों पर कस जाते हैं। तक्ष कुछ क्षण चुप रहता है, फिर एक गहरी सांस लेता है, मानो किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच गया हो। तक्ष कठोर तिरस्कार भरे स्वर में, मैं ही बेवकूफ़ था जो आपको समझाने आया। वह सीधा भानुराज की ओर देखता है। तक्ष, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप अब अंधभक्त बन चुके हैं। उनके, जिन्होंने आपको एक गुलाम की तरह रखा, जिन्होंने कभी वह इज्जत नहीं दी जिसके आप हकदार थे।
उसकी आवाज़ में कटाक्ष और कड़वाहट घुल जाती है। तक्ष, जिन पर आप कभी गुस्सा करते थे, आज आप उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। आज आप उन्हीं की भक्ति कर रहे हो। ये सुनकर सबकी निगाहें तक्ष पर टिक जाती हैं। हवा में तनाव और गहरा हो जाता है। तभी रुद्र एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी आवाज़ शांत है, लेकिन शब्दों में अंतिम चेतावनी छुपी है। रुद्र दृढ़ स्वर में, हो गया तुम्हारा। वह तक्ष की ओर सीधा देखता है। रुद्र, अब यहाँ से जाओ और अपने मालिक से कह देना कल की हार के लिए तैयार रहे। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र भी एक कदम आगे बढ़ते हैं। उनका चेहरा शांत है, पर आंखों में राजा का अंतिम निर्णय साफ झलक रहा है। महाराज वीरेंद्र गंभीर, अडिग स्वर में, जाओ तक्ष, तुम्हें जो कहना था कह चुके। अपने बादशाह से कह देना वह तैयार रहे। कल का दिन उसका आखिरी दिन होगा। महाराज के शब्द किसी चेतावनी जैसे नहीं थे, वो घोषणा थी। उसी क्षण अर्जुना भी आगे आता है। उसकी चाल में न क्रोध है, न जल्दबाजी, सिर्फ एक ऐसे योद्धा का आत्मविश्वास जिसने मृत्यु को कई बार सामने देखा है। अर्जुना ठंडे लेकिन प्रचंड स्वर में, और अगर बात यहाँ तक आ ही गई है तो उसे कहना कल वह अपनी पूरी ताकत झोंक दे। अर्जुना की नज़र सीधे तक्ष की आंखों में टिक जाती है। अर्जुना, मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसने जो भी पाप किए हैं, हर एक का हिसाब उसे मिलेगा। उसकी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। इन शब्दों के साथ ही जैसे हवा भी भारी हो जाती है। चारों ओर खड़े योद्धा सांस रोके खड़े हैं। सबकी बातें सुनकर तक्ष कुछ पल चुप रहता है। उसका चेहरा पढ़ पाना मुश्किल है, न गुस्सा न भय। फिर वह एक गहरी सांस लेता है और उसके होंठों पर एक हल्की अजीब सी मुस्कान उभर आती है। तक्ष धीमे ठंडे स्वर में, बहुत बढ़िया। वह चारों ओर एक नज़र डालता है, मानो सबको आखिरी बार देख रहा हो। तक्ष, अगर तुम सब मारना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। वह पल भर रुकता है। तक्ष, बस इतना ही कहूंगा, अपनी पूरी ताकत लगा देना। ये कहकर तक्ष धीरे धीरे अपने घोड़े की ओर बढ़ता है। उसके कदमों में अब कोई हड़बड़ी नहीं थी, बस एक अजीब सा ठहराव था, जैसे हर कदम उसके भीतर कुछ तोड़ रहा हो। वह घोड़े पर चढ़ता है। लगाम थामने से पहले वह आखिरी बार पीछे मुड़कर उन सबको देखता है। उसकी आंखों में अब भी वही कठोरता है, पर कहीं बहुत गहराई में एक हल्का सा दुख भी छिपा है। वह उस दुख को भीतर ही दबा लेता है और बिना कुछ कहे घोड़े को इड़ लगाता है। घोड़ा आगे बढ़ने लगता है। तक्ष वहां से चला जाता है। अपने बेटे को जाते हुए देख सेनापति भानुराज कुछ पल वहीं खड़े रह जाते हैं। उनका चेहरा सख्त है, पर आंखें साथ नहीं दे रहीं। तभी रुद्र चुपचाप आगे बढ़ता है और बहुत सम्मान से उनका हाथ उनके कंधे पर रख देता है। रुद्र धीमे भरोसे भरे स्वर में, दुखी मत होइए सेनापति जी, आप सही जगह पर खड़े हैं। सेनापति भानुराज कुछ नहीं कहते, बस नमी भरी आंखों से तक्ष को दूर जाते हुए देखते रहते हैं। और उसी क्षण दूर जाते हुए तक्ष के चेहरे पर से वो मुस्कान थोड़ी ढीली पड़ जाती है। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरती है, बस एक। घोड़े की टापों में वह बूंद कहीं खो जाती है, जैसे एक पिता और बेटे के रिश्ते की आखिरी गवाही। रात और गहरी हो जाती है और युद्ध अब टलने वाला नहीं। आधी रात का समय था। सीमा पर फैले शिविर में हलचल धीरे धीरे लौट रही थी। कुछ सैनिक चुपचाप उठ रहे थे, अपने हथियार जांचते हुए, कवच कसते हुए। कुछ अब भी तंबुओं के भीतर विश्राम कर रहे थे, आने वाली सुबह के लिए अपनी ताक बचाते हुए। हवा ठंडी थी, आकाश में तारे स्थिर थे, लेकिन जमीन पर युद्ध की सांसें चल रही थीं। थोड़ी दूरी पर एक तंबू के बाहर सेनापति भानुराज अकेले खड़े थे। उनकी दृष्टि कहीं दूर अंधेरे में खोई हुई थी। तक्ष के शब्द, उसकी बातें, उसका प्रस्ताव, सब कुछ उनके मन में बार बार गूंज रहा था। पिता और सेनापति दोनों के बीच फंसा हुआ एक मन। उसी क्षण पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है। अर्जुना धीरे से उनके पास आकर रुकता है। अर्जुना शांत स्वर में, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। ये सुनकर सेनापति भानुराज चौंकते नहीं, वे बस धीरे से अर्जुना की ओर मुड़ते हैं। सेनापति भानुराज हल्के आश्चर्य के साथ, तुम अब तक सोए नहीं अर्जुना। अर्जुना कुछ क्षण चुप रहता है। उसकी आंखों में थकान है, पर मन पूरी तरह जागा हुआ। अर्जुना शांत लेकिन भीतर की बेचैनी छुपाते हुए, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा यहाँ आ जाऊं। वैसे भी अब तक कोई सोया नहीं है, सब कल की लड़ाई के लिए योजनाएं बना रहे हैं। उसकी आवाज़ में हल्की थकावट थी, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी का भार। ये सुनकर सेनापति भानुराज एक पल के लिए अर्जुना की ओर देखते हैं। उनकी नज़र में गर्व भी है और एक अनकहा दर्द भी। फिर वे धीरे से एक गहरी सांस छोड़ते हैं और अपनी दृष्टि सामने फैले उस खाली मैदान पर टिका देते हैं जहां कल रक्त बहेगा। कुछ क्षणों का मौन, फिर सेनापति भानुराज गंभीर स्वर में, बीते समय को याद करते हुए, देखते देखते वक्त कितना बदल गया पता भी नहीं चला, है ना। उनके शब्दों में एक सेनापति की अनुभूति थी और एक पिता की थकान। अर्जुना उनके ठीक पास आकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, वह मुस्कान जो हालात को स्वीकार करना सिखाती है। अर्जुना सहज समझदार स्वर में, हाँ सेनापति जी, समय
कभी किसी का इंतजार नहीं करता। सेनापति भानुराज कुछ क्षण चुप रहते हैं। ठंडी हवा उनके चेहरे को छूकर निकल जाती है। उनकी आंखें सामने फैले अंधेरे में नहीं बल्कि बहुत पीछे अतीत में टक जाती हैं। सेनापति भानुराज अतीत की स्मृतियों में डूबे अपराधबोध भरे स्वर में, कई साल पहले जब तुम पहली बार हमारे राज्य आए थे अर्जुना, तब तुम बहुत छोटे थे, नादान और मेरी नज़रों में बेवकूफ़। वे हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ सांस लेते हैं। सेनापति भानुराज स्वर भारी होता हुआ, मैंने तुम्हें दंड देने के लिए एक तलवार आग की भट्टी में डाल दी थी। तुम्हारी पीठ पर चोर लिखने वाला था, पर महाराज वीरेंद्र ठीक वक्त पर आ गए और मुझे रोक लिया। उनकी आवाज़ में अब कठोरता नहीं, शर्म है। सेनापति भानुराज आत्मग्लानि के साथ, उस वक्त मैं तुमसे कितनी नफरत करता था, आज सोचता हूं तो लगता है मैं खुद कितना बुरा इंसान था। ये सुनकर अर्जुना हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखता है। उस मुस्कान में कोई कटुता नहीं, बस समझ और स्वीकार है। अर्जुना शांत सहानुभूतिपूर्ण स्वर में, वैसे इसमें आपकी भी पूरी गलती नहीं थी सेनापति जी। आप उस समय महाराज से भी नाराज थे। मैं तो फिर पराया था, मुझ पर गुस्सा होना स्वाभाविक ही था। उसके शब्दों में कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सच की सादगी है। सेनापति भानुराज धीरे से सिर हिलाते हैं। उनके चेहरे पर पीड़ा और गहरी हो जाती है। सेनापति भानुराज दुखी टूटे हुए स्वर में, हाँ, पर शायद मुझे वो नहीं करना चाहिए था। वे अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं। सेनापति भानुराज स्वर में पछतावा, सत्ता की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था अर्जुना। अपनी ही महत्वाकांक्षा के लिए मैंने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। उनकी आवाज़ कांपने लगती है। सेनापति भानुराज गंभीर आत्मस्वीकृति के साथ उसे उस राह पर धकेल दिया जिस पर वो कभी जाना ही नहीं चाहता था। एक पल का सन्नाटा। सेनापति भानुराज भारी मन से लगभग टूटते हुए, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया अर्जुना, ना एक अच्छा इंसान और ना ही एक अच्छा पिता। ये सुनकर अर्जुना एक कदम आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर कोई बनावटी सांत्वना नहीं, सिर्फ ईमानदारी है। वह धीरे से अपना हाथ सेनापति भानुराज के कंधे पर रख देता है। अर्जुना गंभीर समझदारी भरे स्वर में, मैं समझता हूँ सेनापति जी। वह एक क्षण रुकता है, मानो शब्दों को तौल रहा हो। अर्जुना साफ बिना लाग लपेट के, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उस वक्त सही थे। आपने बिल्कुल गलत किया था। आपने अपना सपना अपने बेटे पर थोप दिया। उसकी आवाज़ में आरोप नहीं, सच्चाई है। अर्जुना दुख के साथ, तक्ष निस्संदेह एक बुद्धिमान लड़का था। अगर उसे सही राह दिखाई गई होती तो शायद आज वह हमारी ओर खड़ा होता। ये कहते हुए अर्जुना एक गहरी सांस लेता है। वह सांस भारी है, उसमें अफसोस भी है और स्वीकार भी। अर्जुना शांत निर्णायक स्वर में, पर वो अतीत है। सेनापति भानुराज उसकी ओर देखते हैं। उनकी आंखों में दर्द है, लेकिन अब ध्यान भी है, जैसे वे सचमुच सुन रहे हों। अर्जुना उनकी आंखों में देखते हुए आगे बोलता है। अर्जुना स्थिर दार्शनिक लेकिन व्यवहारिक स्वर में, एक ऐसा अतीत जिसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। वह कंधे पर रखा हाथ थोड़ा और सख्ती से टिकाता है, हौसला देने के लिए। अर्जुना आश्वस्त स्वर में, लेकिन हम भविष्य को जरूर ठीक कर सकते हैं। उसकी आवाज़ में अब हल्की दृढ़ता आ जाती है। अर्जुना स्पष्ट विश्वास से भरे शब्दों में, हमें बस वर्तमान को सही करना है। अतीत भी कभी वर्तमान था और भविष्य भी। वह क्षण भर रुकता है, फिर अंतिम बात कहता है। अर्जुना गंभीर लेकिन उम्मीद भरे स्वर में, अगर हम आज को सही करेंगे तो हमारा भविष्य ही नहीं, हमारा कल का अतीत भी सही हो जाएगा। ये कहकर अर्जुना सीधे सेनापति भानुराज की ओर देखता है। उसकी आंखों में न गर्व है न शिकायत, सिर्फ अनुभव से उपजा आत्मविश्वास। अर्जुना शांत आत्ममंथन से भरे स्वर में, बस हमें यही चाहिए सेनापति जी। वह क्षण भर रुकता है, जैसे अपने अतीत को एक पल के लिए सामने रख रहा हो। अर्जुना साफ सच्चे स्वर में, कल मैं एक ऐसा लड़का था जिसके पास कोई आना भी नहीं चाहता था, मेरी जाति के लिए, मेरी गरीबी के लिए। उसकी आवाज़ में कड़वाहट नहीं, स्वीकार है। अर्जुना हल्की दृढ़ता के साथ, और आज मैं क्या हूँ ये आपको भी पता है और सबको भी। वह नजरें हटाकर सामने फैले अंधेरे मैदान की ओर देखता है, जहाँ कल युद्ध होगा। अर्जुना गंभीर रणनीतिक स्वर में, हमें कल के युद्ध के बारे में सोचना होगा सेनापति जी। फिर वह उनकी ओर लौटता है। अर्जुना दृढ़ विश्वास के साथ, अगर कल हम जीते तो भविष्य में आप और हम विजेता कहलाएंगे। उसके शब्दों में भविष्य की स्पष्ट तस्वीर है। अर्जुना शांत लेकिन असरदार स्वर में, अगली पीढ़ी ये नहीं देखेगी कि आपने अतीत में क्या किया था। एक क्षण का ठहराव। अर्जुना गंभीरता से, वो ये देखेगी कि आपने इस साम्राज्य के लिए क्या किया। इन शब्दों का असर तुरंत होता है। सेनापति भानुराज की आंखें नम हो जाती हैं। वर्षों का बोझ जैसे थोड़ा हल्का हो गया हो। वह अर्जुना की ओर देखते हैं, इस बार एक सेनापति की तरह नहीं, एक इंसान की तरह। वह आगे बढ़कर अपना हाथ अर्जुना के कंधे पर रखते हैं। सेनापति भानुराज भावुक कृतज्ञ स्वर में, धन्यवाद अर्जुना, मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए। उनकी आवाज़ थोड़ी कांपती है। सेनापति भानुराज दिल से, हृदय से तुम्हें धन्यवाद।
ये सुनकर अर्जुना कुछ नहीं कहता। वह बस एक हल्की शांत मुस्कान के साथ उनकी ओर देखता है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें भरोसा भी है और आने वाले युद्ध की तैयारी भी। जगह राजमहल, रात का समय। राजमहल के भीतर गहरी शांति पसरी हुई थी। एक बड़ा सा कक्ष जहां सेविकाएं, दासियां और परिवार के लोग थकान से सो चुके थे। धीमी सांसों की आवाजें, बुझते दीपकों की हल्की लौ, सब कुछ स्थिर था। लेकिन उस शांति के ऊपर छत पर एक बेचैन मन जाग रहा था। छत की मुंडेर के पास नंदिनी एक पतली सी कंबल ओढ़े बैठी थी। रात की ठंडी हवा उसके बालों को छूकर गुजर रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसकी नज़र दूर, बहुत दूर राज्य की सीमा की ओर टिकी हुई थी। उसे वहां तंबू दिखाई दे रहे थे, मशालें जल रही थीं, छोटे छोटे प्रकाश बिंदु जो अंधेरे में कांपते हुए खड़े थे, मानो हर मशाल एक एक धड़कन हो। उसी धड़कन में अर्जुना था। तभी उसके बिल्कुल पास धीमे कदमों की आहट होती है। कल्याणी एक श्वेत विधवा साड़ी में, मां की तरह नहीं बल्कि एक स्त्री की तरह जिसने युद्ध से बहुत कुछ छीना हुआ देखा है। वह नंदिनी के पास आकर रुकती हैं। कल्याणी स्नेह और चिंता से भरे स्वर में, क्या हुआ नंदिनी, तुमने अब तक खाना भी नहीं खाया है? सब लोग रात्रि भोजन करके सो चुके हैं। नंदिनी जवाब नहीं देती, वह मुड़ती तक नहीं। उसकी आंखें अब भी सीमा की ओर जमी हैं, मानो अगर वह पल भर के लिए भी नजर हटाएगी तो कुछ टूट जाएगा। कल्याणी उसकी खामोशी समझ जाती हैं। वह भी उसी दिशा में देखती हैं, मशालें, तंबू और आने वाला सवेरा। कल्याणी धीमे, भरोसा दिलाने वाले स्वर में, तुम बिना डरे सो सकती हो नंदिनी। नंदिनी की उंगलियां कंबल को और कसकर पकड़ लेती हैं। कल्याणी मां की तरह आश्वासन देते हुए, महल में पर्याप्त सैनिक मौजूद हैं, वे हमारी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नंदिनी अपनी जगह से हिलती तक नहीं। पीठ अब भी सीमा की ओर है। आवाज धीमी है, लेकिन उसमें दबा हुआ भय साफ सुनाई देता है। नंदिनी, दबी हुई घबराहट, भीतर टूटती हुई, बात ये नहीं है माँ कि हम कितने सुरक्षित हैं, डर इस बात का है कि वो हमसे कितने दूर हैं। ये कहते हुए उसकी आवाज़ जरा सी कांप जाती है। फिर वह धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। इस बार उसकी आंखें कल्याणी से मिलती हैं। उन आंखों में आंसू नहीं बह रहे, लेकिन डर जम चुका है। नंदिनी भावुक, खुलते हुए मन के साथ, कल के युद्ध को लेकर मेरे मन में इतना डर बैठ चुका है कि नींद ही नहीं आती। राज्य के सारे सैनिक, राजमहल के सारे मंत्री, महाराज, सेनापति, राजकुमार सब वहां गए हैं। वह एक पल रुकती है, जैसे शब्द आगे बढ़ने से डर रहे हों। नंदिनी टूटते हुए स्वर में, कल क्या होगा, यही डर मुझे अंदर से तोड़ रहा है माँ। उसकी आंखें भर आती हैं। वह आंसू रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भय उससे तेज है। कल्याणी यह सब चुपचाप सुनती रहती हैं। उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं, सिर्फ पहचान है, क्योंकि यह डर वह डर है जिसे वह पहले जी चुकी हैं। वह एक कदम और पास आती हैं। उनकी मौजूदगी में एक ठहराव है, जैसे अतीत खुद चलकर आ गया हो। कल्याणी हल्की भावुकता, अनुभव से भरे स्वर में, मैं समझती हूँ बेटी। वह नंदिनी के पास रुकती हैं। आवाज में दर्द नहीं, स्वीकार है। कल्याणी धीमे, गहरे अर्थ के साथ, ये चिंता, ये डर मैंने भी पहले झेला है। ये सुनकर नंदिनी धीरे से कल्याणी की ओर देखती है। उसकी आंखों में सवाल हैं और जवाब पाने की बेचैनी भी। कल्याणी कुछ पल नंदिनी को देखती रहती हैं, फिर उनकी आवाज़ में अतीत उतर आता है, भारी मगर शांत। कल्याणी स्मृतियों में डूबी, हल्की पीड़ा के साथ, अर्जुना के पिता भी ऐसे ही हमें छोड़कर गए थे नंदिनी। वह क्षण भर रुकती हैं, जैसे शब्दों के बीच कोई पुराना घाव सांस ले रहा हो। कल्याणी दबी हुई व्यथा, लेकिन संयम में, मैं भी डरी हुई थी। उस पल यही डर रहता था कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। उन दिनों मैंने जो महसूस किया, आज वही डर, वही पीड़ा फिर से जीवित हो उठी है। वह धीरे से नंदिनी के कंधे पर हाथ रखती हैं। उस स्पर्श में माँ का भरोसा है और एक स्त्री का अनुभव। कल्याणी स्थिर, समझाने वाले स्वर में, युद्ध के नतीजे हमारे हाथ में नहीं होते बेटी, वे उनके हाथों में होते हैं जो युद्ध लड़ रहे होते हैं। उनकी आंखों में अब गर्व झलकने लगता है। कल्याणी आत्मविश्वास के साथ, मेरा बेटा अर्जुना एक सच्चा योद्धा है, आज तक कोई उसे हरा नहीं पाया। ये बात तुम जानती हो, मैं जानती हूँ, पूरा साम्राज्य जानता है। वह हल्की सी मुस्कान के साथ जोड़ती हैं। कल्याणी आस्था और विश्वास से भरे स्वर में, देखना, कल का युद्ध अर्जुना ही जीतेगा। उसके भाग्य में हार नहीं लिखी, शायद उसका इस साम्राज्य का रक्षक बनना इसी दिन के लिए तय था। ये कहते हुए वह नंदिनी के सिर पर स्नेह से हाथ रखती हैं। कल्याणी कोमल, आश्वस्त स्वर में, यकीन रखो बेटी, उसे कुछ नहीं होगा। इन शब्दों के साथ ही नंदिनी के भीतर जमी घबराहट जैसे थोड़ी ढीली पड़ जाती है। उसकी सांस हल्की होती है, आंखें अब भी नम हैं, पर डर अब अकेला नहीं है। वह आगे बढ़कर कल्याणी को गले लगा लेती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक डरी हुई बेटी अपनी माँ की गोद में सुकून ढूंढ लेती है। कल्याणी उसे थामे रहती हैं।
बिना कुछ कहे। रात अब भी वही है, पर उस छत पर डर के बीच थोड़ा सा विश्वास जन्म ले चुका है। सुबह का समय, चंद्रपुर राज्य की सीमा। भोर की पहली रोशनी के साथ ही सीमा का मैदान जाग चुका था। आसमान अभी पूरी तरह नीला नहीं हुआ था, हल्की सी धुंध धरती पर फैली हुई थी, मानो युद्ध से पहले प्रकृति भी सांस रोक कर खड़ी हो। एक एक कर सेनाएं मैदान में उतरने लगती हैं। सभी सैनिक अपने अपने कवच पहन चुके थे। धातु की झनकार हवा में गूंज रही थी, कंधों पर कवच, कमर में म्यान, आंखों में दृढ़ संकल्प। तीरंदाज सेना आगे बढ़ती है, कवच में लिपटे योद्धा, हाथों में तने हुए धनुष, पीठ पर तरकश। उनकी उंगलियां प्रत्यंचा को छू रही थीं, जैसे तीर भी आदेश की प्रतीक्षा में हो। उनके पीछे भालाधारी सेना, एक हाथ में लंबा भाला, दूसरे में मजबूत ढाल। उनकी पंक्तियां सधी हुई थीं, एक भी कदम इधर उधर नहीं। फिर आती है तलवार सेना, हाथों में चमकती तलवारें, ढालें सामने तनी हुई। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं, सिर्फ युद्ध की स्वीकृति। दूर से हाथी सेना की भारी चाल सुनाई देती है, विशालकाय हाथी, कवच में धनके हुए, उनकी पीठ पर सवार योद्धा, भालों और धनुषों के साथ। हर कदम के साथ धरती हल्की सी कांप उठती है। इसी के साथ घुड़सवार सेना मैदान में उतरती है, घोड़े फुर्ती से आगे बढ़ते हुए, अयाल हवा में लहराते हुए। सवारों की आंखें सामने टिकी हुई, सीधे शत्रु की दिशा में। और फिर हजारों नहीं, लाखों सैनिकों की कतारें बन जाती हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक कवच की चमक, हथियारों की धार और दिलों में बस एक ही भावना, आज का ये युद्ध हम ही जीतेंगे। तोपों की सेना भी पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। भारी तोपें जमीन पर जमी हुई थीं, उनकी नालें सामने की ओर तनी हुई, मानो आदेश की प्रतीक्षा कर रही हों। पास खड़े सैनिक बारूद और गोले जांच रहे थे। आज एक भी गलती की कोई जगह नहीं थी। उसी समय दूसरी ओर एक एक कर योद्धा अपने अपने तंबुओं से बाहर निकलने लगते हैं। सबसे पहले भोला, कवच में ढका हुआ, हाथ में मजबूती से थामी तलवार। उसकी आंखों में न घबराहट थी, न जल्दबाजी, बस एक सीधा सादा साहस। उसके साथ ब्रह्मा, कवच पहने, कंधे पर अपनी टांगी संभाले हुए। उसकी चाल में गांव की मिट्टी की दृढ़ता थी, धीमी पर अडिग। फिर बाहर आते हैं महाराज वीरेंद्र, राजसी कवच में, हाथ में तलवार। उनकी चाल में राजा का वैभव नहीं, एक रक्षक का भार था। हर कदम के साथ उनका संकल्प और गहरा होता जा रहा था। उनके पीछे सेनापति भानुराज, कवच और तलवार के साथ, सीधा, अनुशासित। चेहरे पर बीती रात की पीड़ा की छाया थी, पर आंखों में आज केवल युद्ध का निर्णय। धनुष बाहर आता है, कवच पहने, धनुष और बाण संभाले हुए। उसकी उंगलियां प्रत्यंचा पर टिकती हैं, शांत, केंद्रित। माया आगे बढ़ती है, कवच में सशक्त, हाथ में भला। उसके चेहरे पर न डर था, न दया, सिर्फ ये दृढ़ता कि वह पीछे नहीं हटेगी। फिर दिखाई देता है रुद्र, कवच पहने, तलवार थामे हुए। उसकी आंखों में कल रात का गुस्सा नहीं था, आज वहां सिर्फ युद्ध की स्पष्टता थी। इसके बाद राजा क्षेत्र प्रताप, राजा अजय राठौर और महामंत्री रवि प्रजापति, सभी अपने अपने कवच पहने, हाथों में तलवार लिए मैदान की ओर बढ़ते हैं। कोई आदेश नहीं दिया जाता, कोई घोषणा नहीं होती, बस एक एक कर योद्धा मैदान में खड़े हो जाते हैं। चंद्रपुर की सेना, कीर्ति राज्य की सेना, सुरंग राज्य की सेना, झालावाड़ की सेना और ब्रह्मा के साथ आए गांव के युवा योद्धा सब मैदान में पंक्तिबद्ध खड़े थे। कवचों की चमक सुबह की रोशनी में और तेज हो चुकी थी। हजारों सांसें एक साथ चल रही थीं, पर आवाज कोई नहीं कर रहा था। ये शोर से पहले का मौन था। उसी बीच थोड़ा दूर एक तंबू के भीतर अर्जुना अकेला बैठा था। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में गहरी सोच चल रही थी, मानो वह युद्ध नहीं बल्कि उसके बाद की दुनिया देख रहा हो। फिर वह उठता है, काला कवच, भारी, सादा, डर पैदा करने वाला, 2 तलवारें एक एक हाथ में, पूरी तरह संतुलित। अर्जुना तंबू से बाहर निकलता है। जैसे ही वह मैदान की ओर बढ़ता है, कई निगाहें अनायास ही उसकी ओर मुड़ जाती हैं। कुछ में भरोसा है, कुछ में उम्मीद, और कुछ में वो सुकून जो केवल महाकाल को देखकर आता है। अर्जुना को अपनी ओर आते देख रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। रुद्र हल्के व्यंग्य और आत्मीयता के साथ, अब जाकर लग रहे हो महाकाल। यह मजाक नहीं था, यह स्वीकार था। अर्जुना उसकी ओर देखता है, चेहरे पर हल्की शांत मुस्कान आती है, वही मुस्कान जिसमें न घमंड है न डर। अर्जुना संयमित, शांत स्वर में, शायद उसकी जरूरत ही न पड़े। सभी सेनाएं अपनी अपनी पंक्तियों में आगे खड़ी हो जाती हैं। कवचों की हल्की आवाजें थम जाती हैं। मैदान पर एक अजीब सी शांति उतर आती है, ऐसी शांति जो बहुत देर टिकती नहीं। सेनापति भानुराज आगे खड़े होते हैं। उनका शरीर सीधा है, पर आंखें दूर क्षितिज को पड़ रही हैं। वह पास खड़े एक सैनिक की ओर मुड़ते हैं। सेनापति भानुराज संयमित, सतर्क स्वर में, क्या वो लोग आ रहे हैं? सैनिक क्षण भर के लिए दूर देखने की कोशिश करता है, फिर सिर झुकाकर उत्तर देता है। सैनिक निश्चित लेकिन सतर्क स्वर में, नहीं, सेनापति भानुराज। अब तक वहां से कोई सूचना नहीं मिली है। भानुराज कुछ नहीं कहते, बस सामने देखते रहते हैं। उसी पल अर्जुना के भीतर कुछ हिलता है।
कोई आवाज नहीं, कोई संकेत नहीं, बस एक अनुभूति। उसकी उंगलियां अनजाने में दोनों तलवारों की पकड़ पर और कस जाती हैं। कवच के भीतर उसकी सांस गहरी हो जाती है। वह एक लंबी सांस लेता है, मानो अपने भीतर उठती लहर को थाम रहा हो। अर्जुना धीमे पर पूरी तरह निश्चित स्वर में वो आ रहे हैं। ये वाक्य आदेश नहीं था, ये भविष्यवाणी थी। अर्जुना की आवाज़ सुनते ही जैसे पूरी सेना की गर्दन एक साथ सामने की ओर मुड़ जाती है। दूर क्षितिज पर धूल उठने लगती है, पहले हल्की, फिर घनी। जमीन हल्की सी कांपती है, फिर एक गूंज, हजारों नहीं लाखों पैरों के एक साथ चलने की आवाज़। एक ऐसा कंपन जो कानों से नहीं सीधे सीने में उतरता है। कई सैनिक अनजाने में अपनी ढाल कस लेते हैं। कुछ के होंठ सूख जाते हैं, कुछ की सांसें भारी हो जाती हैं। ऐसा अनुभव उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। ये सिर्फ सेना नहीं थी जो आ रही थी, यह विनाश की आहट थी। और उस आहट के सामने चंद्रपुर की सेना अब पूरी तरह जाग चुकी थी। सुबह की रोशनी धीरे धीरे जमीन पर फैल रही थी, लेकिन उस उजाले में शांति नहीं थी, उसमें सिर्फ युद्ध की तैयारी झलक रही थी। सकराल खान की सेना पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। सबसे आगे थी खूनी फौज, काले रंग के कवच और वस्त्र पहने हुए। उनके हाथों में तलवारें और ढालें थीं, कुछ के हाथों में लंबे भारी भाले। उनकी आंखों में न डर था, न हिचक, सिर्फ ठंडा निर्मम संकल्प। उनके पीछे खड़ी थी जहरीली फौज, हरे रंग के कवच और वस्त्रों में सजी। तलवार और ढाल थामे हुए वे ऐसे खड़े थे जैसे युद्ध उनके लिए कोई नया अनुभव ही न हो। उनकी मौजूदगी हवा को भी बोझिल बना रही थी। थोड़ी ही दूरी पर कुछ अजीब मगर अत्यंत खतरनाक शैतानी फौज खड़ी थी, लाल रंग के वस्त्रों में। उनके चेहरे और चाल में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लगता था। वे शांत थे, लेकिन वह शांति भूख से भरे शिकारी जैसी थी। इन सबसे पीछे दूसरी विशाल सेनाएं तैनात थीं, तलवारबाजों की कतारें, कवच पहने, तलवारें थामे, सीधे सामने देखती हुई। घुड़सवार सेना घोड़ों की लगाम कसकर पकड़े, हर सैनिक तैयार, मानो एक इशारे की देर हो। भाले पकड़े सैनिकों की लंबी पंक्तियां, तीरंदाज सेना, धनुष ताने, बाण तैयार। और उनके पीछे तोपों की सेना, भारी, स्थिर पर विनाश की पूरी क्षमता लिए हुए लाखों सैनिक। जमीन उन सब के भार से दब चुकी थी। हवा में लोहे की गंध थी, और सूरज जो ऊपर चढ़ रहा था मानो जानता हो कि आज उसका उजाला खून से रंगने वाला है। ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, यह एक तूफान था जो चंद्रपुर की ओर बढ़ने के लिए बस आदेश का इंतजार कर रहा था। उनसे कुछ दूरी पर एक अलग ही टुकड़ी खड़ी थी, सिर्फ 100 सैनिक, लेकिन उनकी मौजूदगी हजारों पर भारी लग रही थी। सभी ने हूबहू महाकाल की तरह वस्त्र धारण कर रखे थे, चेहरे पर लाल कपड़ा बंधा हुआ, काले रंग का भारी कवच और दोनों हाथों में दो दो तलवारें। वे सिर्फ सैनिक नहीं लग रहे थे, वे जैसे किसी विचार का रूप थे, एक नफरत, एक प्रतिशोध। उनके ठीक सामने खड़ा था क्रांति ज्वाला। उसका दायां हाथ लकड़ी का था, उसका बायां पैर भी लकड़ी का। कवच के नीचे छुपा वह अधूरा शरीर उसके अतीत की गवाही दे रहा था। क्रांति ज्वाला की आंखें सामने देख रही थीं, लेकिन उसका मन पीछे लौट चुका था। उस दिन में जब उसने महाकाल के साथ युद्ध किया था, जब एक ही वार में महाकाल ने उसका हाथ और पैर काट दिया था, वह स्मृति उसके भीतर आग की तरह जल उठती है। क्रांति ज्वाला एक गहरी सांस लेता है, लकड़ी का पैर जमीन पर जोर से टिकता है। उसकी आवाज़ अब ऊंची होती है, गर्जना जैसी। क्रांति ज्वाला आग से भरे स्वर में, मुझे तुम सबको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज का दिन क्या है। वह एक सैनिक की ओर देखता है। तुम सब जानते हो आज किस लिए खड़े हो। उसकी मुट्ठी कस जाती है। आज के दिन के लिए हमने 5 साल इंतजार किया है। उसकी आवाज़ में दर्द घुल जाता है। आज हम अपने भाइयों की मौत का बदला लेंगे। वह एक पल रुकता है, मानो गिरे हुए चेहरों को याद कर रहा हो। आज हम उस महाकाल से लड़ेंगे और उसे खत्म करेंगे जिसने हमसे हमारा घर छीना, हमारे लोग छीने। उसकी आवाज़ अब और कठोर हो जाती है। हमने खुद को आज के दिन के लिए बनाया है। हमने अपनी देह को, अपनी आत्मा को ताकतवर बनाया है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। हमारे कई भाई इस रास्ते पर मारे गए। वह सामने खड़े 100 सैनिकों की ओर इशारा करता है। जो बचे हो तुम। एक भारी सन्नाटा, फिर तुम में से हर एक महाकाल है। उसके शब्द तलवार की तरह गिरते हैं। आज तुम्हारे जीवन की वही परीक्षा है जिसे देने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। क्रांति ज्वाला अपना सीना सीधा करता है। आज हम महाकाल को दिखा देंगे कि उसने किस आग से खेलने की हिम्मत की थी। उसका स्वर अब लगभग दहाड़ बन चुका है। आज हम उसका अंत करेंगे। वह अंतिम प्रश्न करता है जो युद्ध से पहले आत्मा को जगा देता है। क्रांति ज्वाला गर्जना के साथ, क्या तुम सब तैयार हो। एक क्षण का मौन, फिर 100 कंठ एक साथ फट पड़ते हैं। महाकाल भेद सेना चिल्लाते हुए, हाँ महाराज। ये सुनते ही क्रांति ज्वाला की आवाज़ और ऊंची हो जाती है। उसकी नसों में बहता क्रोध अब शब्दों में फूट पड़ता है। क्रांति ज्वाला गर्जना करते हुए उग्र भाव में, क्या तुम तैयार हो उस महाकाल को खत्म करने के लिए। क्षण भर का भी विलंब नहीं होता।
महाकाल भेद सेना एक स्वर में उन्माद और घृणा से भरे हुए, हाँ महाराज। क्रांति ज्वाला की आंखों में अतीत की आग जल उठती है, कटे हुए अंगों का दर्द, अपमान, हार, सब एक साथ। क्रांति ज्वाला और जोर से, प्रतिशोध से कांपती आवाज में, क्या तुम तैयार हो अपने भाइयों का बदला लेने के लिए? 100 गले फिर फट पड़ते हैं। महाकाल भेद सेना चिल्लाते हुए, क्रोध और शपथ के साथ, हाँ महाराज। क्रांति ज्वाला एक कदम आगे बढ़ता है। लकड़ी का पैर जमीन पर जोर से टिकता है। उसकी आवाज अब शपथ बन चुकी है। क्रांति ज्वाला भयानक दृढ़ता के साथ, तो याद रखो, आज या तो हम जीतेंगे या इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। वह पल भर रुकता है, फिर आखिरी शब्द आग की तरह फेंकता है। क्रांति ज्वाला दहाड़ते हुए, पर उस महाकाल को खत्म करके ही रहेंगे। इस बार जवाब सिर्फ आवाज नहीं, युद्ध घोषणा है। महाकाल भेद सेना पहले से भी ज्यादा जोर से, उन्माद में, हाँ महाराज। उनकी चीखें हवा को चीर देती हैं और उसी क्षण तय हो जाता है, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। वह दृश्य और भी भयावह हो उठता है। हरे कवच में लिपटा सकराल खान धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके हाथ में पकड़ी विशाल तलवार जमीन से टकराते हुए हल्की सी ध्वनि करती है, मानो पहले ही मौत का ऐलान कर रही हो। उसके ठीक पास खड़े हैं रणजीत, नबी मोहम्मद, करीम खान, धामू और चंपल। हर एक के चेहरे पर रक्तपात की भूख साफ झलक रही है। उनके आगे लाखों की सेना, कवच, हथियार, घोड़े, हाथी, सब कुछ युद्ध के लिए तैयार। सैनिकों की चीखें, युद्ध नारे और हथियारों की टकराहट पूरे माहौल को और खतरनाक बना रही थी। फिर सकराल खान अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाता है। एक पल में मानो पूरी दुनिया थम जाती है। चिल्लाहटें रुक जाती हैं, नारे खामोश हो जाते हैं। लाखों की सेना एक साथ शांत हो जाती है। अब केवल उसकी आवाज का इंतजार है। सकराल खान चारों ओर नजर घुमाता है, अपनी सेना पर, अपने सेनापतियों पर और उस धरती पर जिसे वह रौंदने आया है। फिर वह बोलता है, सकराल खान भारी गूंजती हुई आवाज में, ठंडे आत्मविश्वास के साथ, मुझे पता है, यहाँ मौजूद हर एक इंसान बेसब्री से जंग के लिए तैयार है। सकराल खान कुछ कदम आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में आग है, आवाज में जहर और रुतबे में बादशाहों की सदी पुरानी तासीर। वह अपनी तलवार उठाकर आसमान की ओर इशारा करता है। सकराल खान गरजती भारी आवाज में, बादशाही लहजा, आज मैं तुमसे एक सिपहसालार नहीं, आज मैं तुमसे एक बाप बनकर बात कर रहा हूँ। पूरा मैदान सन्नाटे में है। सकराल खान, मेरे बेटे हसन, मेरे खून का टुकड़ा, मेरी आंखों की रोशनी। उसकी आवाज एक पल के लिए भर्रा जाती है, फिर और कठोर हो जाती है। सकराल खान दबी हुई आग के साथ, उसी हसन को उस चंद्रपुर का रक्षक महाकाल ने कत्ल किया। सेना में खुसुर पुसुर शुरू होती है। कई सैनिक दांत पीसते हैं। सकराल खान गुस्से से, उसने समझा, एक बादशाह का बेटा मारकर वो बच जाएगा। वह तलवार को जमीन पर पटकता है। सकराल खान गर्जना करते हुए, नहीं। पूरी सेना एक साथ चौंकती है। सकराल खान, मैंने मेरे बेटे के मौत के बाद कसम खाई थी, या तो महाकाल की लाश इस धरती पर गिरेगी या सकराल खान का नाम इस दुनिया से मिट जाएगा। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। सकराल खान जहरीली मुस्कान के साथ, आज वो दिन आ गया है। वह सामने फैले मैदान की ओर देखता है, मानो चंद्रपुर को अभी से देख रहा हो। सकराल खान, चंद्रपुर, एक ऐसा सल्तनत जिसे कोई हरा नहीं पाया। वह उंगली भींच लेता है। सकराल खान कठोर, बदले से भरी आवाज में, आज उसी चंद्रपुर को हम मिट्टी में मिला देंगे। सेना में हलचल बढ़ जाती है। सैनिक हथियार कसकर पकड़ते हैं। सकराल खान, आज न कोई रहम होगा, न कोई रहाई। वह पीछे मुड़कर अपनी पूरी फौज को देखता है। सकराल खान, बादशाही ऐलान, आज जो हमारे सामने खड़ा होगा, चाहे वो कोई भी हो, उसका सिर इस धरती पर गिरेगा। उसकी आवाज और ऊंची हो जाती है। सकराल खान, मैं तुम सबसे अब सिपाही की तरह नहीं, बादशाह की तरह वादा करता हूँ, आज का सूरज चंद्रपुर के खून से डूबेगा। वह तलवार ऊपर उठाता है। सकराल खान गर्जना, मेरे बेटे हसन की मौत का बदला आज लिया जाएगा। अब सेना खुद को रोक नहीं पाती। सेना जोश में दहाड़ते हुए, बदला, बदला, बदला। सकराल खान, आखिरी चोट की तरह, कसम खाओ। सेना एक साथ, कसम। सकराल खान, कसम खाओ कि चंद्रपुर को राख बना दोगे। सेना और जोर से, कसम। सकराल खान शैतानी मुस्कान के साथ, कसम खाओ कि महाकाल को जिंदा नहीं छोड़ोगे। सेना आसमान हिला देने वाली आवाज में, कसम, कसम, कसम। सकराल खान तलवार झटका देता है। सकराल खान आदेशात्मक, आखिरी आवाज, तो चलो, आज इतिहास लिखा जाएगा, और वो इतिहास हमारे दुश्मनों के खून से लिखा जाएगा। पूरी सेना एक साथ दहाड़ उठती है। धरती कांपने लगती है। सकराल खान अपने हाथ को सीने पर रखकर एक पल के लिए सिर झुकाता है। ये शुक्रिया नहीं, एक बादशाह की तस्दीक है। सकराल खान गंभीर, बादशाही लहजे में, मैं उन सब का शुक्र अदा करता हूँ जो आज मेरी तलवार के साथ अपनी तलवार मिलाकर खड़े हैं। वह दाईं ओर देखता है, तिलकगढ़ की सेना की तरफ। सकराल खान, तिलकगढ़ के शहजादे रणजीत। रणजीत अपनी तलवार जमीन पर टेक कर सिर झुकाता है, चेहरे पर कठोर संकल्प।
अब सकराल खान की निगाह दूसरी ओर जाती है, जहां काले कवच में खड़ा है क्रांतिज्वाला और उसकी महाकाल भेद सेना। सकराल खान आवाज में सराहना और जहर और बिरल सल्तनत से राजा क्रांतिज्वाला। महाकाल भेद सेना एक साथ तलवारें उठाती है, धातु की टकराहट हवा चीर देती है। अब सकराल खान की आंखें ठहर जाती हैं। उसकी आवाज़ धीमी होती है लेकिन और खतरनाक। सकराल खान ठंडे अर्थ भरे लहजे में, और चंद्रपुर का वो शहजादा जिसे उसकी अपनी सल्तनत ने ठुकरा दिया। एक विराम। सकराल खान तक्ष। ये नाम सुनते ही कुछ सैनिक आपस में देखते हैं, कुछ चेहरों पर हैरानी, कुछ पर साजिशी मुस्कान। सकराल खान जिसने अपने खून, अपने घर, अपने ताज के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, वह हल्की मुस्कान के साथ जोड़ता है। सकराल खान ऐसी हिम्मत या तो गद्दारों में होती है या बादशाहों में। वह तलवार उठाता है। सकराल खान गर्जना करते हुए, आज ये तीनों सल्तनतें एक मकसद के लिए खड़ी हैं। सेना सांस रोके सुन रही है। सकराल खान चंद्रपुर को मिटाने के लिए। वह आखिरी बार चारों ओर देखता है, मानो हर चेहरे को याद कर लेना चाहता हो। सकराल खान आखिरी ऐलान, बादशाही ठसक के साथ, आज कोई पीछे नहीं हटेगा। या तो हम जीतेंगे या इस मिट्टी को अपने खून से और गहरा करेंगे। सेना एक साथ दहाड़ उठती है। तलवारें, भाले, ढाल सब आसमान की ओर उठते हैं। युद्ध अब सिर्फ होने वाला नहीं था, युद्ध शुरू हो चुका था। वहां दूसरी ओर तंबू के भीतर हल्की सी खामोशी थी। बाहर युद्ध की तैयारियों की आवाज़ें थीं, मगर यहाँ सिर्फ दिलों की धड़कनें। तक्ष आयशा के सामने खड़ा था। उसने हरे रंग का कवच पहन रखा था। वह अपने दोनों हाथों से आयशा के गाल थामता है और प्यार भरी नज़रों से उसे देखता है। तक्ष नर्म, भरोसे भरे स्वर में, डरो मत आयशा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा भरोसा करो। आयशा की आंखों में हल्के आंसू थे। वह तक्ष की ओर देखती है, उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। आयशा कांपते, भावुक स्वर में, मुझसे वादा कीजिए, आप वापस ज़रूर आएंगे। पता नहीं, मगर मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर महसूस हो रहा है। तक्ष आयशा की ओर प्यार से देखता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है, लेकिन उस आत्मविश्वास के पीछे एक अनकहा तनाव भी छुपा हुआ है। तक्ष स्नेह और विश्वास के स्वर में, तुम बेवजह डर रही हो आयशा। हम ये लड़ाई जीतने वाले हैं, और ये जंग खत्म करके हम वापस लौट आएंगे। वह हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखता है। तक्ष धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में, डरना बंद करो, आज वही दिन है जिसके लिए हम कब से इंतजार कर रहे थे। इतना कहकर तक्ष धीरे से आयशा के कंधों पर अपने दोनों हाथ रख देता है। उसका स्वर अब थोड़ा गंभीर हो जाता है। तक्ष संयमित, विनती भरे स्वर में, लेकिन मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, ताकि मैं बिना किसी डर के इस लड़ाई में दुश्मन के सामने खड़ा हो सकूं। ये सुनते ही आयशा की भौहें तन जाती हैं। वह हैरानी से तक्ष की ओर देखने लगती है। आयशा चिंतित, उलझे स्वर में, कैसी मदद शहजादे। तक्ष कोई जवाब नहीं देता। वह बस तंबू के बाहर की ओर देखता है और ऊंची आवाज में पुकारता है, तक्ष अली। तुरंत ही तंबू के बाहर खड़ा अली भीतर आ जाता है। अली को अंदर आते देख आयशा और ज्यादा हैरान हो जाती है। वह तक्ष की ओर प्रश्न भरी नजरों से देखती है। तक्ष आयशा की ओर मुड़ता है, उसका स्वर शांत लेकिन स्पष्ट है। तक्ष समझाते हुए, ये अली है आयशा, ये मेरा दोस्त है। वह एक पल रुकता है, फिर आगे कहता है, तक्ष गंभीर स्वर में, हमारे यहाँ से निकलते ही तुम इसके साथ कतार राज्य की ओर चली जाना। जंग जीतने के बाद मैं खुद वहां आकर तुमसे मिलूंगा। फिर वह अली की ओर देखता है। तक्ष आदेशात्मक लेकिन भरोसेमंद स्वर में, अली तुम्हें वहां सुरक्षित ले जाएगा। ये सुनकर आयशा का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में नाराजगी है और उस नाराजगी के पीछे छुपा डर भी। आयशा नाराज लेकिन भावुक स्वर में, ये क्या कह रहे हैं आप शहजादे, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज़ कांपती है पर इरादा मजबूत है। तक्ष तुरंत आगे बढ़ता है। उसका स्वर नर्म है, समझाने वाला। तक्ष शांत, स्नेह भरे स्वर में, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आयशा, मैं बस तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को सुरक्षित देखना चाहता हूँ। वह एक पल रुकता है, उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। तक्ष गंभीर स्वर में, मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ से जाते ही तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। ये कहते हुए वह आयशा के और करीब आ जाता है। उसकी आवाज़ अब और भी गहरी हो जाती है। तक्ष दृढ़, जिम्मेदारी भरे स्वर में, मेरा कर्तव्य है तुम्हें और हमारे बच्चे को सुरक्षा देना और एक अच्छा भविष्य देना। वह उसकी आंखों में सीधा देखता है। तक्ष, आज की लड़ाई में भले ही हमारा पलड़ा भारी हो, लेकिन मैं जरा सा भी जोखिम नहीं उठाना चाहता। उसके शब्द साफ हैं, सोचे समझे। तक्ष, मैं युद्ध में रणनीति बनाऊंगा, दुश्मन के खिलाफ योजनाएं बनाऊंगा, पर तब जब मुझे डर नहीं होगा कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। एक पल का मौन। तक्ष नम्र विनती के स्वर में, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहां से एक सुरक्षित जगह चली जाओ। वह धीमे से जोड़ता है, तक्ष मेरे लिए बस एक बार मेरा कहना मान जाओ आयशा। तक्ष के बार बार समझाने पर आयशा का मन नहीं मानता, लेकिन हालात के आगे वह हार मान लेती है।
वह एक भारी सांस लेती है, ऐसी सांस जिसमें डर भी है और मजबूरी भी। आयशा भरे हुए गले, धीमे स्वर में ठीक है, पर वह बात अधूरी छोड़ देती है। फिर धीरे से तक्ष का हाथ पकड़ती है और उसकी हथेली अपने पेट पर रख देती है। उसकी आंखों में नमी है और आवाज़ में कांपता हुआ भरोसा। आयशा भावुक दृढ़ स्वर में, हमारे होने वाले बच्चे की कसम खाए, आप वापस लौट आएंगे। ये सुनकर तक्ष का चेहरा एक पल के लिए कठोर हो जाता है। वह गहरी सांस लेता है, जैसे अपने भीतर उठते डर को दबा रहा हो। तक्ष दृढ़ आश्वस्त स्वर में, हाँ आयशा, मैं लौट आऊँगा। वह आगे झुकता है और बहुत प्यार से आयशा के माथे को चूमता है। तक्ष नर्म स्नेहिल स्वर में, हम जल्द मिलेंगे। ये कहकर वह पीछे हटता है। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिलती हैं, बहुत कुछ कहना बाकी है, पर शब्द नहीं। तक्ष मुड़ता है और तंबू से बाहर निकल जाता है। बाहर खड़े अली की ओर देखते हुए वह आवाज़ देता है। तक्ष संक्षिप्त आदेशात्मक स्वर में, अली। अली सम्मान के साथ, जी शहजादे। तक्ष गंभीर आदेशात्मक स्वर में, जैसा कहा है वैसा करना। आयशा को सुरक्षित कतार राज्य ले जाना। वहाँ दामोदर नाम का एक आदमी मिलेगा, वही तुम्हारी मदद करेगा। अपने साथ करीब 10 सैनिक ले जाना। अली पूरे सम्मान और निष्ठा के साथ, जो हुक्म शहजादे। ये सुनकर तक्ष अली के कंधे पर हाथ रख देता है। उसकी पकड़ मजबूत है, लेकिन भीतर छुपी बेचैनी साफ महसूस होती है। तक्ष धीमे भावुक लेकिन दृढ़ स्वर में, अब से मेरी अमानत तुम्हारे हाथों में है अली। उनकी हिफाजत करना, ठीक है। अली आंखों में भरोसा, स्वर में संकल्प, जी शहजादे। तक्ष हाथ हटा लेता है और धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद वह रुकता है। वह पलटकर एक आखिरी नज़र तंबू की ओर डालता है, वही तंबू जहां उसकी दुनिया बैठी है। फिर बिना कुछ कहे वह वहां से चला जाता है। तंबू के भीतर आयशा बिस्तर पर बैठी है, हाथ अपने पेट पर रखे हुए, और आंसू चुपचाप उसकी आंखों से गिर रहे हैं। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए रक्षक के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज़वर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद।